हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त सर, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो, फिर से एक बार शुरुआत करते हैं अपने लॉ की, कंपनीज लॉ की, राइट? नहीं सर, कंपनीज लॉ की नहीं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की है सर। तो फिर उसका क्या हुआ, जो अपन ने कंपनीज एक्ट की शुरुआत किए थे और आधा इस तक हो गया था, आधा नहीं हुआ था, 75% तक हो गया है। मिनिमम सिर्फ 25% रिमेनिंग है। इसको मैंने सोचा है कि जब आपकी रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगा ना, तो वो टाइम पे आपको ये पहले वाला पढ़ा दूंगा और उसके बाद में जो इतना रिमेनिंग पार्ट है वो टाइम पे अपन कवर कर लेंगे। सर कुछ कुछ बच्चों का हुआ ही नहीं है, मतलब हमने वो टाइम पे ज्वाइन ही नहीं कर पाए थे हम। तो कोई बात नहीं। मैं एक दिन आपका सिर्फ संडे का एक दिन सेशन सोच रहा हूँ कि उस दिन ले लेंगे अपन, मतलब पूरा कंप्लीटली हो जाएगा, नवे बच्चों के लिए भी और पुराने बच्चों ने जिन्होंने पहले पढ़ा था, राइट? अब अपन शुरुआत करें नवा गढ़ी नवा राज से, किसे? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से। बहुत चिल्लर एक्ट है, सीरियसली बोल रहा हूं मैं। आपने जब अगर मटेरियल घर पे देखा होगा एक बार, एटलीस्ट गो थ्रू करे होंगे, तो आपको लगा होगा कुछ भी नहीं है एक्ट के अंदर। कुछ भी नहीं। क्या क्या करा गवर्नमेंट ने? क्या किया? दो एक्ट को कंबाइन कर लिया। एक था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा था कंपनीज एक्ट, राइट? उनको दोनों को मर्ज किया, मस्त निकला एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, राइट? ये पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले, मैं आने वाले समय के अंदर आपको बता दूंगा। बेसिकली पहले आप तो आपको ये बताएंगा कि ये एक्ट कब आया, क्या है, मतलब कौन सी तारीखों के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा, राइट? मैं 2 मिनट देखता हूँ, मेरा माइक आवाज आ रही है? हाँ, माइक का आवाज आ रहा है और चल भी रहा है, रिकॉर्ड भी रहा है, यस। एक आपको बताएंगा कि ये कब पास हुआ, उसका रहेगा। मतलब क्या रहता है, कोई भी कानून के अंदर ना पास होने की एप्लीकेबिलिटी के अलग अलग डेट्स आती है, तो वो अब आएगा। उसके बाद में अपने को क्या बताया कि यार लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्यों लाया गया, मतलब व्हाट वाज द रीजन फ्रॉम ब्रिंगिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। इसके पहले कंपनीज एक्ट था, इसके पहले पार्टनरशिप एक्ट था। तो साला इनको क्या मस्ती चढ़ी जब इन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बना, वो एक कारण। फिर उसके बाद में अपन क्या देखेंगे? अपन देखेंगे एलएलपी किसको बोलते हैं, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये तो हो गया ना, लेकिन ऐसा किस चिड़िया को एलएलपी का नाम दिया, मतलब किसको बोलते हैं अपन एलएलपी, उसके बारे में देखेंगे अपन। उसके बाद में अपन कुछ देखेंगे अलग अलग डेफिनेशंस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज, वर्ड्स अपने को काम में आने वाले, वो अपन सब कुछ देखेंगे। उसके बाद में अपन और क्या देखेंगे सर? हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लाइबिलिटी, सॉरी सॉरी, पहली बात तो अपन ने मीनिंग देख लिए, मीनिंग एलएलपी किसको किसको बोलते हैं। फिर एलएलपी के फीचर्स, मतलब वो फीचर्स आपको जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर आते नहीं थे क्या? पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स, कंपनीज के फीचर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स, वैसे ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के फीचर्स आएंगे अपन, राइट? ठीक है। जो बच्चों ने ना 12th किया, कॉमर्स से नहीं किया है, या फिर जिनका साइंस था, या उनको 12th करके थोड़ा सा टाइम हो गया है, डोंट वरी यार। आपने जो पॉइंट नहीं समझना उसको लिख के रख देना और मुझे ऑफिस में पूछ लेना, बिकॉज मुझे क्या है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स कॉमर्स के साइड्स के थे, ऑलरेडी थे, तो उन्हें मैं वापस वो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना बेटा, तो उनको ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। 2 या 3 बच्चों जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत जा रही होंगी, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपको, प्लीज आप एक डायरी फटाफट मेंटेन करके रखना, और आपको जो पॉइंट में डिफिकल्टी आ रही है तो मुझे कल आके पूछ लेना। इनफैक्ट ये डायरी वाला पॉइंट तो मैं उनको भी बोलूंगा जो बच्चे कॉमर्स से थे या उनको पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ रहे, तो अब आपने आपकी जो नोट्स की है उसके बाजू में या तो उसको अंडरलाइन मार्क करके कुछ भी कर देना, सो दैट आपको बाद में पूछने को है, राइट? मैं जानबूझ के चाह रहा हूँ कि मैंने आपको सुबह रीजन दे दिया कि मैं वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलो, आपको समझ में आ गया, यस। इसके बाद में अपन एक पॉइंट देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और दूसरा एक डिफरेंस आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज और पार्टनरशिप एलएलपी, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आज का अपना पढ़ने का टारगेट ये रहेगा, यहां तक हो जाएगा। सर क्या क्या बोले, एक बार रिकॉल करो। पहली बात, ये एलएलपी की तारीख अपन देखेंगे, कब पार्लियामेंट ने पास किया था, कब प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया था, कब किसने किसने बोला था, सब कुछ देखेंगे अपन। दूसरा अपन देखेंगे, क्या देखेंगे अपन? व्हाट वाज द नीड फॉर ब्रिंगिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये क्यों कानून क्यों लाया। दूसरा, थर्ड पॉइंट देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग, मतलब एलएलपी किसको बोलते हैं अपन, उसका मीनिंग देखेंगे, सब कुछ। फोर्थ देखेंगे, क्या देखेंगे अपन? फोर्थ क्या देखेंगे? डेफिनेशन जो अपन कवर करने वाले हैं। दूसरा, फीचर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और आखिरी में 6th-7th पॉइंट पे अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनीज, मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे अपन। क्या पढ़ने वाले, माइंड में चल गया क्या आपको? हाँ, अब चालू करूं मैं भी क्या करने वाला हूं, यस। अब पूरा का पूरा, अच्छा इसका नाम क्या है और ईयर कौन सा है? इसको बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, साल है 2008 के अंदर, राइट? ये ईयर ऑफ पासिंग बोलते हैं। जैसे कंपनी एक्ट के लिए तो 2013 के अंदर बोलते हैं अपन, तो इसके अंदर 2008 का है, मतलब कंपनी एक्ट के भी पहले ये था, राइट? ओके, इंट्रोडक्शन। अब आते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो अपने को देखने का है, क्या है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ना, आपको 3 डेट्स बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखने की है। पहला, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस क्या है? लॉ एंड जस्टिस, ये जो इंडिया के अंदर ये नहीं है क्या, क्या बोलते हैं, कानून बनाने का डिपार्टमेंट। जैसा देखो, एजुकेशनल डिपार्टमेंट रहता, मेडिकल डिपार्टमेंट रहता, एविएशन डिपार्टमेंट रहता, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डिपार्टमेंट रहता, अलग अलग डिपार्टमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। तो उनके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये कानून का डिपार्टमेंट है।
उन्होंने प्रस्ताव रखा 7 तारीख को, 9 जनवरी 2007 को, कि ऐसा हमको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करके कुछ तो भी एक एक्ट बनाने का है। मतलब उनका एक्चुअली एक्ट बनाने का है, बाद में एक्ट बाद में बनता है, ये पहले प्रस्ताव रखते कि ऐसा कुछ तो भी कानून हमको बनाने का है। कानून बनाने की ताकत किसके पास में है? ये इसके पास में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास में। इन्होंने अपना कब दिया? 9 जनवरी 2007 में। फिर ये बिल जो उन्होंने कानून बनाया, ये कानून आता है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर नहीं, वो नहीं क्या टेबल ठोकते हो, ओ हमें बात करनी है, हमें बात करनी है, 2 लोग रहते आमने सामने बैठे रहते, अपक्ष विपक्ष दोनों साथ में मिलकर आते, वो लोग वहां पे आता है, पार्लियामेंट में आता है, ठीक है। वो पार्लियामेंट के अंदर आएगा और उस दिन बिल पास हुआ था 12 दिसंबर 2008 के अंदर। मतलब उनको बिल लाने के बाद में वो पार्लियामेंट को पास करने के लिए देखो कितना टाइम लग गया। मतलब जनवरी 2007 से लेके तो दिसंबर 2008 तक, मतलब नियरली 2 साल तो वो इसके बीच में रहा। आप सोचो कितना कितना टाइम उनके अंदर कंज्यूम हो जाता होगा। लेकिन नेवरदलेस अपने लिए अपनी डेट, 2 डेट्स इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 2007 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक बिल बनाया, ठीक है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल, वो लाया गया था ये पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट बोले तो कौन सा, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस के अंदर लाया और उन्होंने वो बिल को पास किया। फिर उसके बाद में कानून अप्लीकेबल हो जाता कि नहीं। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट, जो भी वो टाइम के रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट होंगे, उनको कंसेंट देना पड़ता है कि हाँ इंडिया के अंदर ये कानून को थोप दिया जाए, तो वैसा। और प्रेसिडेंट जी ने हमारे 7 जनवरी 2009 को इसको कानून को असेंट दे दिया, कंफर्म दे दिया कि हाँ ठीक है, आज से ये पर्टिकुलर कानून अप्लीकेबल हो गया पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर। आपको 3 डेट्स याद है क्या? पक्का पक्का, ठीक है। पहले क्या हुआ, कोई भी कभी भी कानून आता है ना, तो कोई ना कोई एक कमेटी बनाते हैं उसके लिए कि भाई ये कमेटी डिसाइड करेंगे कि यार सच्ची में ऐसी कोई की जरूरत है क्या। जैसा ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी अभी जो अभी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके ऊपर एक ना स्पेसिफिक कमेटी बैठती है, ये स्टडी करते हैं अलग अलग देशों के अंदर क्या क्या चल रहा है, उनके पास में एजुकेशन कैसे चल रहा है, वहां की एजुकेशन पॉलिसी कैसी, इधर की एजुकेशन पॉलिसी कैसी, ये प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं। इंडिया के अंदर क्या है, क्या क्या लूप होल्स है और क्या क्या अच्छे पॉइंट्स है। ऐसा थोड़ी ना इंडिया बकवास है पूरा का पूरा, इंडिया के अंदर भी ना कुछ अच्छा चलता है ना। तो वो प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं किस चीज को, कि बाहर की कंट्रीज में क्या चल रहा है और इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जो इंडिया के अच्छे अच्छे वाले पॉइंट है उसको रिटेन करके रख देते हैं। इनफैक्ट जब जीएसटी भी आया था ना, तो जीएसटी एक यूनिफाइड सिस्टम है। पहले क्या रहता था, हर स्टेट का अलग अलग सेल्फ टैक्स रहता था। महाराष्ट्र का खुद का सेल्फ टैक्स रहता था, गुजरात का अलग सेल्फ टैक्स रहता था, राजस्थान का अलग अलग सेल्फ टैक्स रहता था, सबका अलग अलग टैक्सेस रहते थे। अब क्या होता था, जब एक स्टेट के अंदर बेचने के ना उसके अंदर इतनी तकलीफ नहीं जाती थी, लेकिन इंट्रा स्टेट जाता था ना बेटा, तो इंट्रा स्टेट में बहुत ज्यादा तकलीफें होना शुरू हो जाती थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने जीएसटी लाया, ऑल ओवर इंडिया आप कभी भी कैसे भी माल बेचो, बहुत यूनिफाइड तरीके से माल बेच सकते हो। तो कोई ना कोई कमेटी बनती है, ये कमेटी अपने रिकमेंडेशन फाइनलाइज करती है और ये पार्लियामेंट के हाउसेस को देती है। वहां पे हाउस मतलब अपक्ष विपक्ष दोनों साथ में बैठे, अपने प्रतिनिधि है ना मंत्रिमंडल, ये मंत्री डिसाइड करते हैं कि हाँ यार इसके अंदर ये कुछ चेंजेस करो, हाँ हमको सब कुछ बरोबर लग रहा है। सब इनके ऊपर बहस होती है, इसके बहस नहीं क्या वो करते हुए ऐसा टेबल ठोकते, नहीं नहीं हमें बात करनी है, वो वाला बात, वो सब वहां पे तब तक होता है। उन्होंने अगर एक बार का पास कर दिया, वो पास करने के बाद में प्रेसिडेंट उसको असेंड करता है कि हाँ आज से कानून आपको अप्लीकेबल होगा। तो आपको तीनों तारीख ध्यान में आ गई। यस, कोई भी कानून, जो भी कानून पास होता है, ये तीनों के तीनों बहुत जरूरी है। कोई कमेटी रिकमेंडेशन देंगी, वो हाउस के आएगा, पार्लियामेंट के अंदर आएगा, पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन होंगी और उसके ऊपर वोटिंग होगी, वोटिंग करके पास आउट हो जाएगा। दूसरा प्रेसिडेंट उसके ऊपर असेंट देगा, मतलब कंफर्म देगा, उसके बाद में वो कानून अप्लीकेबल हो जाएगा। पक्का पक्का। एलएलपी एक्ट के अंदर कौन सी हुई, 9 जनवरी 2007 के अंदर वो ये हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बताया। सेकंड, 12 दिसंबर को पार्लियामेंट, 12 दिसंबर 2008 को, नियरली 2 साल के बाद में उसको कंफर्मेशन मिला। और 7 जनवरी में थोड़े टाइम के बाद में प्रेसिडेंट दिया, हमारे प्रेसिडेंट फटाफट ने पास कर दिया। देखो दिसंबर के अंदर वो पार्लियामेंट में पास हुआ, थोड़े टाइम के बाद में अगले साल के 2009 दिख रहा है, लेकिन देखो कौन सा है, ये दिसंबर 2008 में पास हुआ, डायरेक्टली 2009 के अंदर जनवरी के पहले सप्ताह के अंदर उसको अप्लीकेबल करवा दिया प्रेसिडेंट ने। बहुत फास्ट काम करते उसको, ठीक है, समझा। तो अभी ये शब्द के अंदर, मतलब इसके अंदर काम क्या है, ये 3 तारीख काम किया, लेकिन वो बाकी का वो इफ एंड इज एम आर वॉज वेयर, वो फालतू का ग्रामर अभी डाले हुए, देखते हैं पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जनवरी 2007 नोटिफाइड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000, ठीक है, नोटिफाइड, उन्होंने नोटिफाई किया था। द पार्लियामेंट पास द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल ऑन 12 दिसंबर 2008 एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज असेंडेड, मतलब उन्होंने उनकी सिग्नेचर दिए, साइन कर दिया कि हाँ हमें अप्रूव कर दिया हम ये पर्टिकुलर बिल को ऑन 7 जनवरी 2009 एंड कॉल दिस एज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। देखो जब पहले पार्लियामेंट में आता है ना, वो टाइम पे बिल रहता है, मतलब वो एक्ट कानून बन नहीं गया है, अब वो सिर्फ बिल है। बिल मतलब इसके ऊपर सिर्फ चर्चा करने के लिए आया हुआ है।
यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए था एक्ट, यहाँ पे गलत डाली उन्होंने, यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, ठीक है। आपके नोट्स के अंदर आपने करेक्ट करी ना, यहाँ पे आना नहीं चाहिए वो, उन्होंने सिर्फ बिल लाया था कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में उसके ऊपर बातचीत हुई, मतलब एक दूसरे के ऊपर चर्चा करे वो इसके अंदर कि हाँ नहीं ये एलएलपी के अंदर ये होना, नहीं नहीं वो नहीं होना, ये सब कुछ के ऊपर बात करे। उसके बाद में सब कुछ बातचीत करने के उसको कंसेंट देता था कौन, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आने के बाद में प्रेसिडेंट के पास भी पावर रहता है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने का, लेकिन जनरली प्रेसिडेंट कुछ उसके अंदर चेंजेस नहीं करते जनरली, हाँ ऐसे कुछ नहीं होता। मतलब 99% केसेस में पास ही कर देते वो, जैसा पार्लियामेंट ने पास किया था। 1% केसेस के अंदर वो चाहे तो कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ नेशन, मतलब एकदम सीनियर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो, राइट। जैसे ही बिल को पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया, असेंट दे दिया, साइन दे दिया, तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। देखो आप जितनी भी चीज, जो भी कानून अप्लीकेबल होते हैं ना, उसके आखिरी में एक्ट आ जाते हैं, जैसा द इनकम टैक्स एक्ट, द जीएसटी एक्ट, एक्ट आ गया, द कंपनीज एक्ट, एक्ट आया नाम, इनकम टैक्स एक्ट, मतलब जितने भी आखिरी में एक्ट आए वो कानून तब बन जाता है, पहले वो टेम्परेरी रहता है, बिल रहता है, बिल, ठीक है, यस। उसके बाद में अपन दे दे व्हाई दिस एक्ट इज मेड, मतलब ये कानून क्यों बना है, मतलब बोल देना था ना ऐसा कि भाई ठीक है ना, आज के बाद में ऐसा कोई पार्टनरशिप बनाओ जिसके अंदर लायबिलिटी पार्टनर, मतलब पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेंगी, ऐसे डायरेक्टली बना सकते थे। इनफैक्ट क्या ऐसे भी अपन कर सकते थे क्या, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ही एक सिर्फ एक सा क्लॉज डाल देते थे भाई, एक सेपरेट सेक्शन जिसके अंदर बोल दिया कि पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड थी उसको एलएलपी बोल दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक स्पेशल एक्ट बनाया, आपको क्यों बनाया आपको आने वाले समय के अंदर पता चलेगा कि उन्होंने बहुत सारी प्रोविजंस को अलग बनाया। जैसा पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अपन ने देखा था कि क्या सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस मिलता था क्या, बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक सेपरेट लीगल का एंटिटी का स्टेटस मिलता ही नहीं था। अगर पार्टनरशिप को कोई प्रॉपर्टी लेनी है, पार्टनरशिप फर्म को कोई प्रॉपर्टी लेनी, तो वो पार्टनर्स के नाम पे लेना पड़ता था। अपन एलएलपी के नाम, मतलब उनको पार्टनरशिप के नाम पे लेना अलाउड ही नहीं था, वो पार्टनर्स के नाम पे ही प्रॉपर्टी लेनी पड़ती थी। लेकिन एलएलपी के अंदर ऐसा नहीं है, जिस दिन एलएलपी बन जाएंगे ना बेटा, उस दिन एलएलपी को अलग से स्टेटस मिल जाएगा कानून की नजरों के अंदर। जैसे कंपनी को कैसे एक सेपरेट स्टेटस मिल जाता था, वैसे ही पार्टनर एलएलपी को भी एक सेपरेट स्टेटस मिल जाता है। आज जिस दिन एलएलपी बन जाएंगी उस दिन एलएलपी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है। चलो मैं एक आधा एग्जांपल लेता आपको एलएलपी का, कौन सा है खामगांव के अंदर आपने कोई एलएलपी का नाम सुना हुआ है क्या, एलएलपी का नाम नहीं सुना हुआ। हिंद मोटर सुजुकी का नाम सुना हुआ, सुजुकी का शोरूम, ये इधर इधर टेकड़े पे बोले तो ये टावर गार्डन के सामने एलएलपी, वो हिंद मोटर्स एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो। अरे हमको लगा सारी प्रोपराइटर की दुकान है, प्रोपराइटर शॉप नहीं है, एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। एलएलपी को जो भी जगह लेने की है वो एलएलपी खुद के नाम पे ले सकती है। एलएलपी को अगर बैंक अकाउंट ओपन करने का तो एलएलपी खुद के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। लायबिलिटी एलएलपी की रहेंगी, पार्टनर्स की लायबिलिटी नहीं रहेंगी, है ना, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी तो वहां से समझ में आ जाता है कि पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएंगे, चलो अपन फीचर्स में आएंगे तब देखेंगे। लेकिन बोलने का मतलब पहला थिंग क्या थी, क्या ये पर्टिकुलर कानून एक्ट एलएलपी एक्ट क्यों बनाया गया, पहला बात आपको समझो, एक उनको यूनिफाइड एक्ट बनाना था, रूल्स और रेगुलेशन बनाने थे पूरे के पूरे प्रोविजंस को गवर्न करने के लिए। तो पहला पॉइंट आ रहा है द एक्ट हैज बीन इनेक्टेड, मतलब बनाया गया, इनेक्टेड मतलब बनाया गया टू मेक क्या की द प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक्ट बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि हमारे को एलएलपी को बनाना था, तो कहां पे बनाए, एक स्पेशल कानून के अंतर्गत बनाए, तो उसके बनाने के लिए एक स्पेशल कानून लग रहा था, तो वो एक रीजन था। दूसरा, उसको रेगुलेट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है, आज एलएलपी बन गई, अब इसको कौन से नियम कानून कायदे लगेंगे, वो कौन बताएगा, वो एलएलपी एक्ट बताएगा। मतलब आपको 2 पॉइंट माइंड में क्लियर हुए क्या कि एलएलपी क्यों बना है, पहला था फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, और दूसरा फॉर्मेशन करके क्या करेंगे, फॉर्मेशन करके उसको रूल्स और रेगुलेशन भी तो अप्लीकेबल करने पड़ेंगे ना, तो वो रेगुलेट करने के लिए एलएलपी को उसलिए बनाया गया। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए क्या, यस। दूसरा एक ऐसा मतलब फिलर वाला पॉइंट, बोले इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे, एलएलपी को चलाने के लिए जो भी मैटर्स होंगे उसके लिए भी एलएलपी एक्ट बनाया गया। तो क्या बोल रहा है वो, फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ, मतलब इससे कनेक्टेड जो भी अलग अलग एलएलपी से रिलेटेड जो भी मैटर्स कनेक्टेड रहेंगे, इंसिडेंटल देयर टू, मतलब क्या बोल रहा है वो, पहली बात मतलब एक्चुअली 3 पर्पस के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया। पहला, अगर आप किसी व्यक्ति को एलएलपी बनाना है तो कहां पे जाके बनाना, एलएलपी एक्ट के अंदर बनाना। दूसरा, आज रेगुलेट बन गई, अब उसको रूल्स और रेगुलेशन भी एप्लीकेबल होंगे, तो रूल्स और रेगुलेशन किसके एप्लीकेबल होंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के नहीं, उसको खुद के एलएलपी एक्ट के रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे, इस वजह से एलएलपी एक्ट बना है। दूसरा, इसके अलावा इससे लगने वाले अलग अलग मैटर्स होंगे, कनेक्टेड मैटर्स जो भी रहेंगे, उसके लिए अपन ने एलएलपी एक्ट बनाया। मतलब 3 चीजें, ऐसे कुछ था भी नहीं, मतलब ऐसे बताने वाली बात है कि भाई एलएलपी एक्ट क्यों बना, मतलब इनको पार्लियामेंट वाले क्या बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, बनाओ एलएलपी एक्ट, ऐसा नहीं था। उन्होंने क्यों बनाया, ये 3 कारण की वजह से बनाया। पॉइंट समझा क्या, एक बार आप देखो बेटा उसको जल्दी से, द एलएलपी एक्ट हैज बीन एनेक्टेड टू
टू मेक द प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। दूसरा, कनेक्टेड एंड देयर इंसिडेंट मैटर देयर, ठीक है, उससे कनेक्टेड मैटर्स को या उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स आने वाले रहते हैं उसके लिए उन्होंने एलएलपी एक्ट बनाया, ठीक है। एक बार देखो आप, देखा, ठीक है। दूसरा, पूरे के पूरे एलएलपी एक्ट के अंदर ना टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है 81, ठीक है। आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, कितने सेक्शंस है, कितने शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है, पार्ट्स। पूरे के पूरे एक्ट को मतलब एक ही चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा खत्म नहीं कर डालते, वो ना उसके अंदर डिवाइड करते, अलग अलग शेड्यूल्स अलग अलग चीजों के लिए बनाया गया रहता है। जैसा फर्स्ट शेड्यूल मतलब एक पार्ट, पहला पार्ट 1 अपन बोल सकते हैं। पार्ट 1 क्यों बनाते, उसके अंदर बताते म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। मतलब एक कोई पर्टिकुलर पार्टनर की कोई अगर कोई एलएलपी बनी है तो उसके जो पार्टनर है उसके पास में क्या क्या अधिकार है। जैसा कोई बंदे ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई है तो उसके पास में पार्टनर है, उसने पैसा लगाया होगा, उसकी ड्यूटी थी पैसा लगाने की। दूसरा, कोई एलएलपी था, एलएलपी के अंदर कोई पार्टनर था, उसके पास में राइट था कि अगर भाई एलएलपी के पास में प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट के ऊपर मेरा अधिकार है, राइट, उसका राइट है उसके पास में। तो शेड्यूल 1 बात करेंगे अलग अलग राइट्स के बारे में। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बोला कि प्रॉफिट मिलने का उसका अधिकार है, तो एक राइट होगा। उसकी ड्यूटीज, जैसे मैंने उसको पैसे देने की उसकी ड्यूटी है, तो ये एक ड्यूटी हुई। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे राइट्स और बहुत सारी ड्यूटीज एलएलपी के पार्टनर के पास में रहेंगी, वो कायम में बताया जाएगा पूरा का पूरा शेड्यूल 1 के अंदर, पक्का। दूसरा, एक पार्टनर की एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, सर हटाओ गंदा गंदा पूरा। एक पार्टनर की एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर वेयर देयर इज एन अब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर। क्या होता है बेटा, देखो एलएलपी का नाम से क्या आ रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो पार्टनर है तो दो से ज्यादा लोग रहेंगे, दो या दो से ज्यादा लोग रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इनके बीच में रूल्स और रेगुलेशन क्या रहेंगे, कौन डिफाइन करेगा, पार्टनरशिप खुद डिफाइन करेंगे। मतलब उनके बीच में जैसा ठहराव होगा, जैसे अक्षय सर और सौरभ सर की सपोजिंगली पार्टनरशिप सादी पार्टनरशिप नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, सिंपल, ठीक है। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर हम दोनों पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स और क्या क्या ड्यूटीज है ये कौन डिफाइन करेंगे, दोनों पार्टनर्स मिलकर बैठेंगे, बरोबर है। हमारे बीच में प्रॉफिट शेयरिंग कैसा रहेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो कैसा रहेगा, लॉस शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा, सब कुछ ये हमने एग्रीमेंट के अंदर डिफाइन करे रहेगा। लेकिन सपोजिंगली कोई ऐसा मैटर था जिसके ऊपर अक्षित और सौरभ सर ने कभी बातचीत ही नहीं करे, हमारा एग्रीमेंट एकदम साइलेंट था, तो वो टाइम पे क्या पढ़ेंगे अपन, तो वो टाइम पे अपन एलएलपी एक्ट बोलेंगे, भाई ये कानून क्या बोलता है। पॉइंट समझा क्या, मतलब अगर कभी कभी क्या होता है एलएलपी अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर हमने कोई चीज का डिफाइन नहीं करे तो वो केस के अंदर हमारा एलएलपी एक्ट डिफाइन करता है वो चीज को फॉलो करेंगे, बिकॉज वो तो अपने लिए गीता बाइबल कुरान है ना। कंपनीज एक्ट के लिए कंपनीज की रूल्स और रेगुलेशन कंपनीज एक्ट से आती है, एलएलपी एक्ट के लिए मतलब एलएलपी के लिए एलएलपी एक्ट से आएंगी। तो वो पॉइंट क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, फर्स्ट शेड्यूल क्या बताएगा, पहला पॉइंट बताएगा वो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। दूसरा एज वेल एज, अच्छा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। दूसरा बताएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनर्स के बीच में उनके राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या है। पहले वाला ऊपर वाले पॉइंट्स के अंदर बोला राइट्स और ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के बीच में राइट्स और ड्यूटीज क्या है। दूसरा बोला एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में राइट्स और ड्यूटीज क्या है, दोनों के बीच में। अगर कब, जब अगर उनका एग्रीमेंट साइलेंट है तो, ठीक है। एक बार आप पूरे के पूरे लाइन को वन शॉट में पढ़ो एकदम ठंडे दिमाग से, अच्छे से। द फर्स्ट शेड्यूल डील विद म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, कॉमा एज वेल एज, ये यहां से सेम ही है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज द, ऐसा बोलो, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड द पार्टनर्स वेयर देयर इज एन absence ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। दोनों पॉइंट, फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है, इट डिफाइन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स। ऊपर वाले में सिर्फ पार्टनर के बीच में क्या राइट्स और ड्यूटीज है, दूसरे वाले केस में एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में क्या राइट्स है। इनके बारे में देखने का तो अपन अपने कौन सा शेड्यूल देखना पड़ेगा, शेड्यूल 1। इसको शेड्यूल 1 नहीं बोलते हैं, शेड्यूल 1 बोलते हैं, शेड्यूल 1, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। दूसरा सेकंड शेड्यूल क्या बोलता है, डील्स विद कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू एलएलपी। वेरी गुड पॉइंट। क्या होता था बेटा, देखो 2008 के पहले क्या रहता था, 2008 के पहले क्या रहता था, नॉर्मल पार्टनरशिप। आज भी है नॉर्मल पार्टनरशिप, ऐसा नहीं है, लेकिन सपोजिंगली पहले लोगों ने पार्टनरशिप बनाई भी थी, उनको कंपनी नहीं बनानी थी, ठीक है। मतलब पहले के लोगों ने पार्टनरशिप बना के रखी हुई थी, उनका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनका अपना बिजनेस कर रहे थे।
लेकिन उनको लगा यार 2008 के अंदर जैसे एलएलपी आने, उनको लगा यार कितना मस्त फीचर है, इसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी भी तो लिमिटेड ही है। पहले क्या रहता था, पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती थी सादी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्यों ना अपन एक ऑप्शन दे, एक अधिकार दे, जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है, सादी वाली पार्टनरशिप फर्म है, अक्षय सर और सौरभ सर की जैसी पहले जैसी सादी पार्टनरशिप है, हमने एक अधिकार देना को ना कि आज तक अगर किसी की सादी पार्टनरशिप फर्म है और उसको अगर कन्वर्ट करने का है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो सकता है। अगर उसको कन्वर्ट होने का तो उसको ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ये रूल्स और रेगुलेशन कहां पे मेंशन किए, ये सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन किए। पक्का पक्का। सेकंड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। ये फर्म कौन सी बोल रहा है बेटा, सादी पार्टनरशिप फर्म, जो पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड थी। ठीक है। थर्ड शेड्यूल डील करता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। क्या होता था बेटा, पहले सुनो आप, पहले क्या होता था, जितने भी लोग क्या रहते थे, लोगों को एक बिजनेस स्टार्ट करने का था, लेकिन उनको लाइबिलिटी भी लिमिटेड चाहिए थी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए तो पहले तो मतलब एलएलपी के आने के पहले तो क्या होता था, लिमिटेड लाइबिलिटी का सिर्फ एक ही फॉर्म से वो बिजनेस चालू कर सकते थे, वो था कंपनी बना के बिजनेस करो। बिकॉज बाकी जितने भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरी हो गया, एचयूएफ हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, जो दूसरा कौन सा रहता था, पार्टनरशिप हो गया, इसके अंदर सबके अंदर क्या था, ये बिजनेस तो चला सकते थे, लेकिन हर एक के अंदर ना लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। तो उनके पास में एक होलसेल ऑप्शन बचता था कि वो कंपनी बनाए, कंपनी के अंदर भी छोटी छोटी कंपनी बनानी तो वो प्राइवेट कंपनी बना लेते थे, अगर पब्लिक से पैसा नहीं आने वाला तो। उनको एक चीज का तो सेफ्टी मिल जाती थी, किस चीज की सेफ्टी मिल जाती थी, उनकी लायबिलिटी तो लिमिटेड हो जाती थी, लेकिन उसके साथ में एक और चीज थोप दी जाती थी, उनको रूल्स और रेगुलेशन सारे के सारे कंपनी एक्ट के फॉलो करने पड़ते थे। अब कंपनी एक्ट के ना रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत स्ट्रिक्ट रहते। अब एक आदमी जिसने दुकान एक से मतलब एक शॉप चालू करी है और उसको कंपनी बनाने का बोल दिया, वो कंपनी के इतने रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने में कितनी डिफिकल्टी आती होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी एलएलपी के अंदर इतने इतने रूल्स और रेगुलेशन फॉर्मेलिटीज नहीं थी। तो फिर कंपनी मतलब गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अगर पहले कोई व्यक्ति ने सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर एक्वायर करने के लिए कंपनी बनाया होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया होगा, और आज अगर वो कन्वर्ट करना चाहता है किसके अंदर, किसके अंदर, किसी एलएलपी के अंदर, तो वो भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उसको शेड्यूल 3 के सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। पक्का पक्का। देखो तीन चीज। और शेड्यूल 4 डील विद द कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। सेम विद मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का मतलब ऐसा भी है, पब्लिक कंपनी तो है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक ने पैसा लेके हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कोई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो वो वाली कंपनी को अगर कन्वर्ट करना होगा एलएलपी के अंदर तो वो भी अलाउड कर दे। तो देखो क्या क्या किया उन्होंने। अगर कोई सादी पार्टनरशिप फॉर्म होंगी, पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट होने का एलएलपी के अंदर, क्या कन्वर्ट हो सकते क्या, हाँ हो सकते। किसके हिसाब से, सेकंड शेड्यूल के हिसाब से। उसके बाद में कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर उसको कन्वर्ट होने का एलएलपी के अंदर, क्या कन्वर्ट कर सकते क्या, हाँ कन्वर्ट कर सकते। किसके हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से। कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड का मतलब समझता है ना, कि अगर कोई भी सिक्योरिटीज, शेयर्स हो गया, डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, मेरी कोई भी टाइप की सिक्योरिटीज अगर मेरी कंपनी की कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, तो मेरी कंपनी को क्या बोला जाता है, लिस्टेड कंपनी। तो ये बात कर रहा है अनलिस्टेड कंपनी की। लिस्टेड है तो वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकते एलएलपी के, लिस्टेड है तो मतलब इतनी बड़ी साइज है यार। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर कन्वर्ट होना चाहे किसके अंदर, एलएलपी के अंदर, क्या कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसके तो शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, शेड्यूल 4 का। रिकॉल पूरे के पूरे एक्ट को कितने सेक्शंस के अंदर डिवाइड करे हुए हैं, टोटल 81 सेक्शंस के अंदर। टोटल शेड्यूल कितने, 4 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, एंड एज वेल एज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनर्स के बीच में, है ना। सिंपल सिंपल, पक्का पक्का। कब, लेकिन अगर उनके बीच में एग्रीमेंट ऑप्शन है तो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्म टू एलएलपी, थर्ड वाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू एलएलपी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। सर ये अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं बोला बेटा, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पब्लिक को देते क्या, पब्लिक को नहीं दिया तो क्या कोई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराएंगे क्या, नहीं ना, फिर काय को फालतू की मस्ती। कोई नहीं समझा, यस। मेरे पीछे का शायद नहीं दिख रहा होगा, तो प्लीज मेरे पीछे का एक बार देख लो आप। पक्का, ठीक है ना, इजी पिजी, एकदम सिंपल पांचट, ठीक है। देखा आपने, यस। चलो आगे मैं, हाँ सर वापस, मेरी आवाज देखने आ रही ना, हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है।
क्या बोल रहा है? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है? ये आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। पहले ना कंपनीज को गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या है? गवर्नमेंट का ऑफिस है, सिंपल। जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनीज बनाई हुई है ना, तो उनके लिए एक स्पेशल ऑफिस बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इज डीलिंग विथ ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग कंपनीज। मतलब कंपनी को कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो कौन डिसाइड करता है? ये मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, ठीक है। एंड द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, रजिस्टर आरओसी, मम्मी जो भी कंपनीज को रजिस्टर करता था, तो रजिस्टर कहां पे करता था? आरओसी के पास में। तो उनको बोला, ओ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ओ आरओसी, आज तक तुम सिर्फ कंपनी को गवर्न करते थे ना, आज तुम्हारे ऊपर हम और एक जिम्मेदारी थोप रहे हैं। कौन सी? अगर कोई एलएलपी बन रही है तो एलएलपी के ऊपर भी कंट्रोल, रूल्स और रेगुलेशन तुम करेंगे। पॉइंट समझा क्या? मतलब बोलने का मतलब क्या है? अगर कोई एलएलपी बना, जैसा हिंद मोटर्स एलएलपी हुआ, उसको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे, तो किसके बाद में फाइल करने पड़ेंगे? आरओसी को। जैसे कंपनी फाइल करती थी ना, वैसे ही एलएलपी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि एलएलपी, तुमने, तुम्हारे लिए हम कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे एलएलपी के लिए। हाँ, तुम्हारे को जो एमसीए बनाया हुआ है, तुम्हारे को जो आरओसी बनाया हुआ है, इसको ही रिपोर्ट करने का है। क्यों? कंपनी के जैसे फीचर देना ना तुमको हम लिमिटेड लाइबिलिटी का, तो तुमने भी किसको रिपोर्टिंग करना? आरओसी के पास में और एमसी। पक्का? तो ये कैसा बोल रहा है? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रजिस्टर ऑफ कंपनीज आर इंटरस्टेड, गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। मतलब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, ठीक है, ठीक है। वो आरओसी के पास में आपने कोई एलएलपी, मतलब हिंद मोटर्स एलएलपी ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया, ऐसा फेंक नहीं देगा, नहीं, उसको लेना पड़ेगा और उसके पास में रिटेन करना पड़ेगा। पक्का 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 पक्का, सिंपल। क्यों सर, ऐसा क्यों? बेटा कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ जाती है, बिकॉज एक गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर मिनिमम एक बेसिक अगर जॉब भी बोलूंगा तो 40-50 हजार जाते हैं गवर्नमेंट के। आप सिर्फ, इनफैक्ट सिर्फ आप खामगांव के अंदर देखेंगे ना, कितना गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कितना पेमेंट करता है टोटल मिला के, बताओ? टोटल मिला के 64 करोड़ रुपए का एक साल का सैलरी देते। अब खामगांव की है क्या? खामगांव की बोला मैं, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की भी नहीं बोला मैंने, और सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बोला मैंने। आप सोचो कितने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कितने सारे। हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो गया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया। मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बता, 64 करोड़ रुपए। अब इतना ज्यादा सैलरी दे रहे हैं अपन उनको, तो उनसे काम नहीं करवाना चाहिए क्या? बिल्कुल करवाना चाहिए। तो इस वजह से क्या बोला, बोले आरओसी के पास में सिर्फ कंपनी की नहीं, एलएलपी की भी डॉक्यूमेंटिंग। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट सिर्फ कंपनीज को मैनेज नहीं करेगा, एलएलपी को भी मैनेज करेगा। दे आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एक्ट। पक्का पक्का, सिंपल सिंपल, यस यस यस। The central government has given the authority to frame the rules with regards to LLP Act and can amend them by notification in official gazette from time to time। क्या बोला? बोले केंद्र सरकार के पास में पावर, अधिकार है। किस चीज का अधिकार है? अगर वो चाहे तो एलएलपी एक्ट को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है। अब बना के अपने पास में नहीं रखना, उनको पब्लिक को बताना। तो पब्लिक को कैसे बताएंगे? एक राज्य पत्र आता है, पता है कि आपको, गवर्नमेंट ना एक ऑफिशियल गैजेट्स के अंदर, ऑफिशियल गैजेट्स का ऐसा मतलब बोलते हैं गवर्नमेंट के पेपर्स, गवर्नमेंट न्यूज़पेपर जैसे रहते हैं ना अपने, वैसे गवर्नमेंट के भी ना राज्य पत्र रहते हैं। भारत का राज्य पत्र ऐसा बोलते हो। वो राज्य पत्र मतलब एक स्पेसिफिक राज्य का नहीं रहेगा, उसको नाम दिया गया ऐसा, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब उसको इंग्लिश भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? ऑफिशियल गैजेट। गैजेट मतलब गवर्नमेंट को कब संवाद करना रहता है तो अपन क्या फोन करके आते क्या? गवर्नमेंट अपने को बोलते क्या, वो इनकम टैक्स के रेट बढ़ गए बोले क्या, या बहु जीएसटी का इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया, बोला पहले 18% था अभी 24 हो गया, ऐसा फोन आता है कि तुम्हारे कभी आएगा? नहीं। तो क्या करते गवर्नमेंट? प्रेस रिलीज करता है, प्रेस रिलीज करते हैं, सर्कुलर्स नोटिफिकेशन लाता है, इसके थ्रू पब्लिक एट लार्ज को पता चल जाता है। पक्का? अगर सपोज इंग्लिश सर, अगर हमने वो पढ़ा नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं रहता है। मतलब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं मैंने वो पर्टिकुलर कानून पढ़ा ही नहीं तो मेरे को अप्लीकेबल नहीं, ऐसा नहीं रहता है। वो गवर्नमेंट ने अगर पब्लिश कर दिया तो वो इट इज प्रिजम्पशन कि हाँ पूरे लोगों को, भारत के लोगों को पता है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? बोले गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट ना, राज्य गवर्नमेंट के पास में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बोला क्या यहाँ पे? नहीं। कौन से गवर्नमेंट बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके पास में आगे चल के एमसीक्यू आएगा, बताओ क्या राज्य सरकार के पास में पावर है क्या कि एलएलपी को चलाने का? बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र सरकार, मोदी गवर्नमेंट के पास में पावर है। किस चीज का पावर है? अथॉरिटी टू फ्रेम रूल्स विद रिगार्ड टू एलएलपी एक्ट। देखो बेटा, कोई भी कानून को ना, एक तो एक्ट रहता है, एक एक्ट मतलब जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, वो जिसको प्रेसिडेंट ने कंसेंट दिया था, 2008 के अंदर हो गया। अब उसके बाद में क्या चेंजेस नहीं करेंगे क्या? नहीं यार, चेंजेस तो मतलब नहीं, नेचर का नियम है यार, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जैसा 1956 के अंदर कंपनीज एक्ट बनाया होगा, तो उसके बाद में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करते हैं। लेकिन वो चेंजेस कैसे करते हैं? अमेंडमेंट करके। अमेंडमेंट्स कैसे होगा? या तो कानून के अंदर अमेंडमेंट होगा, या गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जैसा प्रेजेंटली इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट चल रही है, भाजपा सरकार है, तो वो भी रूल्स लाके वो चेंजेस कर सकती है। तो ये क्या पूरा बोले, ये रूल्स के थ्रू चेंजेस कर सकते हैं। कौन चेंजेस कर सकता है? केंद्र सरकार। और वो सरकार कहेंगी कहां पे बताएंगी? ये ऑफिशियल गैजेट के अंदर बताएंगे। अमेंड देम मतलब चेंज करेंगी बाय देम बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट को लगा नहीं हमको और चेंजेस लानी, तो चेंजेस ला सकते हो। ऐसा नहीं साल में एक ही बार, हाँ हाँ इतने चेंजेस लाते थे गवर्नमेंट। जीएसटी के अंदर तो ऐसा मतलब हर हफ्ते के अंदर हम पुराना वाला पढ़ते नहीं तो और एक चेंजेस हो जाता हमको लगता है वो पुराना वाला गया, अरे कब गया, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था। तो ऐसे चेंजेस होते रहते। ठीक है ठीक है ठीक है, पक्का। एक बार आप देखो एकदम पूरा इसको, एमसीए के पास में और आरओसी के पास में ड्यूटी दी हुई है कि भैया तुमने एडमिनिस्ट्रेशन करना। किसका किसका किसका? एलएलपी एक्ट का। केंद्र सरकार के पास में पावर है, किस चीज का पावर है? कि वो रूल्स बना सकती है एलएलपी एक्ट को गवर्न करने के लिए, अमेंड करने के लिए, अमेंड करके वो नोटिफिकेशन देंगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर। ऑफिशियल गैजेट का मतलब समझा ना आपको? बस गवर्नमेंट का एक पेपर है, वहां पे गवर्नमेंट बता देती है और वो पब्लिश कर डालती है। इंटरनेट पे बोलो या ऐसा जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस में बोलो, वहां पे आपको राज्य पत्र देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपको अगर कभी नहीं होगा, अभी आज तो क्या इंटरनेट का जमाना है, आपको ऑनलाइन ही सब कुछ मिल जाता है, आप देख सकते हो। कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट सब कुछ देख सकते हैं। ऐसे आपको कुछ पेमेंट भी देना नहीं पड़ेगा, आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएंगी उसकी। ठीक है ठीक है ठीक है, यस। किसके पास में पावर है? केंद्र सरकार के पास में। एक बहुत सारा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुप्ता बोलेंगे सर हमारे को एलएलपी नहीं बनाने की है, सॉरी एलएलपी बनाने की, लेकिन हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कानून को थोपना चाहते हैं एलएलपी को। क्या कर सकते? क्या बिल्कुल नहीं थोप सकते, क्या बुरा है? It is also to be noted that the Indian Partnership Act 1932 is not applicable to LLP. गुप्ता का आंसर, एलएलपी एक्ट की प्रोविजन अलग है, कंपनीज एक्ट की प्रोविजन अलग है। क्या बोला मैंने? कंपनीज एक्ट, सॉरी पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन अलग है और एलएलपी एक्ट की प्रोविजन अलग है। आप गलती से भी, भूल से भी या इंटेंशनली भी क्या पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन को थोपोगे क्या एलएलपी को? बिल्कुल भी नहीं। पक्का पक्का, एक बार देखो बच्चा जल्दी। इसमें देखना क्या बोल रहे हैं, एमसीए को और आरओसी के पास में दिए हुआ है गवर्न करने के लिए। ठीक है, सिंपल। उसके बाद में केंद्र सरकार के पास में पावर दिए हुआ है, अगर उसको लगा टाइम टू टाइम रूल्स बनाने के हैं, अमेंड करने के हैं, तो वो कर सकते हैं, सिंपल। अमेंड करने के बाद में बता भी देना पब्लिक को। वो पब्लिक को ऐसे बताएंगे, बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। आराम से बोलो, बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, बाय इशूइंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। हाँ ना सर, क्या पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन को अपन थोपेंगे? नहीं ना सर, चलो ना आगे, पंचट। पक्का? हाँ पक्का पक्का, यस। अब एक बहुत थर्ड क्लास क्वेश्चन बोले एलएलपी एक्ट क्यों लाया? मतलब पहले तो अपन ने देख लिए थे कि वो देख नहीं थे क्या अपन ने, फॉर फॉर्मेशन, फॉर रेगुलेशन, फॉर इंसिडेंटल और कनेक्टेड मैटर देयर टू, वो देख लिए थे ना। अब एक ऐसा थेरोटिकल वाला क्वेश्चन ओसीएम का थोड़ा सा झलक आएगा आपको। देखो क्या बोल रहा है, बोले क्या जरूरत थी बोले एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को लाने की? क्या जरूरत थी? नहीं थी क्या अपने पास में पार्टनरशिप एक्ट? नहीं थी क्या अपने पास में कंपनीज एक्ट? उसके बाद में तुमने एक अलग से एक्ट क्यों लाया? देखो बोले पहले, द लॉ मेकर आइडेंटिफाइड द नीड फॉर ब्रिंगिंग आउट द न्यू, मैं दिख रहा ना आपको, हाँ, the new legislation for creation of limited liability partnership to meet the contemporary growth of Indian economy। मतलब कितना बोले लॉ मेकर को, बोले क्या लगा, बोले उनको एक जरूरत महसूस हुई, किस चीज की? एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना जिसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो, सो दैट कि इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ मिल पाए, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रोथ मिल पाए। अच्छा, उसके पहले तो लोग बने नहीं रहते, ऐसा उसका बोलना है बोले लॉ मेकर को ऐसे नीड आइडेंटिफाइड हुई कि कोई ऐसा लिमिटेड लाइबिलिटी, एक ऐसा कोई चीज, एक ऐसा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा कोई एंटिटी बनाना जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो, जो कि हमें हेल्प करेगा इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। ठीक है ठीक है, जो भी है। अच्छा, उसके बाद में और भी बड़ा शब्द आया, देखते क्या बोल रहे हो। A need has been felt for a new corporate form। एक नीड हैज बीन फेल्ट फॉर न्यू कंपनीज को, क्या ना, कंपनीज को रूल्स और रेगुलेशन बहुत सारे एप्लीकेबल थे। बोले कंपनी के जैसा लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर होना, लेकिन थोड़ा सिंपल होना यार। मतलब कंपनी बहुत ज्यादा भारी बोलता, अपने को थोड़ा सिंपल होना, लेकिन अपने को पार्टनरशिप को भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेड लाइबिलिटी का भी बेनिफिट देने का। आपको बोला समझ रहा है क्या होना? बोले ये भी होना है, ये भी होना, लेकिन वो भी नहीं होना। ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, क्या होना, क्या नहीं होना और क्या भी नहीं होना बोले लिमिटेड लाइबिलिटी होना, थोड़ा सिंपल भी होना, ठीक है, ऐसा थोड़ा कॉर्पोरेट टच भी होना उसके अंदर, ठीक है। दैट वुड प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पार्टनरशिप विथ अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी ऑन वन हैंड। बोले एक ऐसा कॉर्पोरेट फॉर्म होना इसके अंदर बहुत सिंपल। अच्छा, इसको मेरे को सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वाले पार्ट को ना अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा नहीं कि यार ऐसा बोल देंगे वो क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन अगर आ भी गया तो फिर ऐसा नहीं बोलेगा ना सौरभ सर ने पढ़ाई नहीं या अपने लैंग्वेज में करनी, इतना पार्ट तो भी आपने आपकी लैंग्वेज में लिख लेना। मैं उसको समझने की कोशिश करता। क्या बोले, एक न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म की जरूरत थी
जो कि एक अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव किसको है? ट्रेडिशनल पार्टनरशिप के अंदर क्या होता था, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती थी। तो बोले लॉ मेकर को लगा क्या एक नवा कॉर्पोरेट कल्चर, एक नवा कॉर्पोरेट एंटिटी बनाए, कंपनीज के जैसा कुछ तो भी बनाए, जिसके अंदर पार्टनरशिप का एक फीचर लाने को ना, सॉरी, पार्टनरशिप का जो लिमिटेड लायबिलिटी का जो फीचर था उसको अवॉइड करने का होना, ठीक है, सॉरी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो है उसको ओवरकम करने को ना ऑन वन हैंड, एंड द स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ऑन द अदर हैंड, in order to enable a professional expertise and entrepreneurial initiative to combine the organize operate in flexible innovative and efficient manner। बहुत हैवी हो गया सर, क्या बोल रहा है, एकदम पांचट से एकदम एक चीज बोला उसने। लॉ मेकर को लगा, क्या लगा, पहली थिंग, हम पार्टनरशिप का जो क्रक्स है, सिंप्लिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो देना है कॉर्पोरेट एंटिटी को। उसके साथ में जो लिमिटेड लायबिलिटी का जो बहुत अच्छा फीचर है कि उनके जो बिजनेस को जो चला रहे, ओनर चला रहे, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहना, वो वाला फीचर हम देना चाहते थे। बस मतलब दो ही एक्चुअली उनको दोनों देने थे, दो चीजें देनी थी, एक फ्लेक्सिबिलिटी देनी की थी, दूसरा उनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी थी बनाने के अंदर, और दूसरा लायबिलिटी लिमिटेड रखनी थी, बस, ठीक है। The limited liability partnership is used as an alternative corporate business vehicle। मतलब कॉर्पोरेट मतलब कंपनी को जैसा के अलावा लोगों के पास में आज एलएलपी आने के पास में एक ऑप्शन हो गया कि यार वो कंपनी नहीं भी बनाना चाहे ना तो भी वो लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। किसके थ्रू? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना के, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी बट अलाउज इट्स मेंबर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज पर देयर पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द म्यूचुअल अराइव्ड एग्रीमेंट। ये बहुत पॉइंट बहुत अच्छा है। देखो कंपनीज एक्ट के अंदर अगर किसी बंदे ने कंपनी बनाई ना बेटा, उसको ना कंपनीज एक्ट की प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता था, एंड सीरियसली था ऐसा। आप कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, नहीं मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को तो ऐसा चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते। आपको विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ कंपनीज एक्ट आप आपकी प्रोविजन को बना सकते। लेकिन एलएलपी ने एक और फ्लेक्सिबिलिटी क्या दिया, पार्टनर्स अपने बीच के राइट्स और ड्यूटीज को खुद ही डिसाइड करेंगे कि नहीं ये कर सकता, वो नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब एलएलपी ने एक चीज, एक एडवांटेज तो बिगेस्ट एडवांटेज दे दिया कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड दे दिया, उसके साथ में और एक एडवांटेज दे दिया कि जो कंपनीज के अंदर नहीं मिलता था, एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, पार्टनर्स म्यूचुअली डिसाइड कर सकते कि उनके बीच में राइट्स और ड्यूटीज क्या रहेगी, शेड्यूल 1, है ना, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, मतलब एलएलपी ने दोनों चीज दे दिया, ठीक है। मतलब एक अल्टरनेटिव टू कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल शब्द बड़ा लग रहा है, उसका बोलने का मतलब क्या है, कंपनीज को एक अल्टरनेटिव दे दिया। कंपनीज के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी लोगों को चाहिए थी, लेकिन उनको इतने स्ट्रिंजेंट, इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं चाहिए थे। पॉइंट समझा क्या मैं क्या समझाना चाहता था? सिंपल ये वाले पॉइंट को देखो आप एक बार। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज यूज्ड एन अल्टरनेटिव टू कॉर्पोरेट व्हीकल। अब ऐसा समझ, इट इज अल्टरनेटिव टू कंपनीज where it provides the benefits of limited liability but also allows members a flexibility to decide the agreement between them, है ना, तो ऑर्गेनाइज इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उनको कैसे कैसे चाहिए। अपन आगे देखेंगे ना, कंपनी मतलब एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ना एक डेजिग्नेटेड पार्टनर करके भी कंसेप्ट आता है। जब आएंगे तब आपको बता दूंगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं, मतलब एक मेन पार्टनर जो कि सारे के सारे लीगल मैटर्स को हैंडल करता है, बाकी के पार्टनर्स को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन आगे देखेंगे, ठीक है। आप इतना से देखो, ये क्वेश्चन ना इतना ऐसा दिल पे मत लगाना, ये मतलब है ऐसा, वो ऐसी थे, मतलब इंस्टीट्यूट वांट टू कन्वे कि यार हम भी बहुत कुछ भारी लिख सकते, तो उन्होंने पूरा का पूरा ये आंसर के अंदर लिख दिया, इसके अलावा बाकी पूरा का पूरा चिल्लर था। तो आप ये वाली पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड आपकी लैंग्वेज में लिख लेना, सो दैट कि आपके अच्छे खासे हेल्दी पॉइंट्स बन जाए, बस, और कुछ भी नहीं। आप कितना भी आपके मन से लिखो, बिकॉज यार वो लिख सकते हैं, मन कुछ भी नहीं है, हमको ऐसे ही लग रहा, इस वजह से एलएलपी एक्ट लाए वैसा, ठीक है, ओके। उसके बाद में LLP forms enable the entrepreneur, professionals and the enterprise providing services of any kind or engaged in scientific or technical discipline to form commercially efficient vehicles suited for their requirement। क्या बोल रहा है, बोले LLP ने क्या होता है, देखो इसके पहले जितने भी स्टार्टअप्स बनते थे ना, स्टार्टअप्स के अंदर क्या रहता है, एक रिस्क बहुत रहता है कि यार अगर हमारा आइडिया फेल हो गया तो जितना पैसा लगाया है वो तो लॉस हो ही गया, और वो तो लॉस हो ही गया। इसके बाद में हमारी लायबिलिटी, अगर हमने पार्टनरशिप बोल के चालू करे हुए, कोई स्टार्टअप चालू करा, वो पार्टनरशिप करके रखा, उसके अंदर मेन रिस्क क्या है कि आगे चलकर अगर हमारा बिजनेस आइडिया, अगर हमारा बिजनेस चला नहीं, लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है पार्टनर्स की, पार्टनर के घर पे आ जाएंगे लोग लायबिलिटी वसूल करने के लिए। कंपनी बनानी नहीं थी, कंपनीज के अंदर रूल्स और रेगुलेशन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे थे, हम कंपनीज की प्रोविजन को फॉलो करते करते थक गए, स्टार्टअप को तो ध्यान ही नहीं दिया। तो उनके केस के अंदर लोगों को एक्चुअली ऐसी नीड फील अप हो रही थी कि यार अपने कुछ ऐसा चाहिए जिसके अंदर हम हमारा बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाए, साइमल्टेनियसली हम उसके अंदर चेंजेस भी कर पाए, मतलब हमारे एग्रीमेंट्स भी हम हमारे हिसाब से बना पाए, ठीक है। मतलब पार्टनर्स अंदर के जो लोग हैं
जो बिजनेस को चला रहे उनके बीच में भी वो अलग अलग तरीके से उसको चेंज कर पाए, तोड़ मरोड़ पाए, मतलब अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से कर पाए, ठीक है, चेंजेस कर पाए। कंपनीज नहीं देता था उनको, ये दे देता था, एलएलपी दे देता था, पक्का पक्का उसके हिसाब से वो कर पाए और लाइबिलिटी भी लिमिटेड दे पाए, ठीक है। इस वजह से सब उन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाया। एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो कि आएगा भी, लेकिन ठीक है, करना जरूरी है, ठीक है। Owing to flexibility in its structure and operation, the LLP is the suitable vehicle for small enterprises। अगर आगे चल के किसी को लगता है कि नहीं यार हमको लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए और कंपनीज के वो स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन भी नहीं चाहिए, स्मॉल बिजनेस परफॉर्म करने, तो उसने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाना फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ वेंचर फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल। यस, ये वेंचर कैपिटल क्या होता है पता है क्या आपको? अगर आपको कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं बेटा, तो आपको बैंक्स वाले फिनेंस नहीं करते। रीजन इज वेरी सिंपल, बस आपका स्टार्टअप चला नहीं तो आप तो हमारे पैसे तो डूब जाएंगे ना, और फिर तो क्या करेंगे और कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर वो केस के अंदर स्टार्टअप्स को तो फिर प्रमोट नहीं होता था। फिर क्या हुआ, एक न्यू फॉर्म ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ऑर्गेनाइजेशन आया जिसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर्म। वेंचर कैपिटलिस्ट का काम क्या रहता है? ये पैसा जमा करते, बहुत सारा पैसा जमा करते, और कोई ना कोई स्टार्टअप आइडिया अगर उनको अच्छा लग रहा है, मतलब सपोजिंगली कोई हेल्थ के अंदर कर रहा है, मेडिकल के अंदर कुछ कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर के अंदर कुछ नवा इनोवेशन ला रहा है, तो वो केस के अंदर ये वेंचर कैपिटलिस्ट वो पर्टिकुलर स्टार्टअप को फंड करते हैं। अगर आगे जाके उनको आइडिया नहीं भी अच्छा लगा, मतलब आइडिया फेल भी होगा, तो वेंचर कैपिटलिस्ट को नुकसान होता है, उनको किसी और को नुकसान नहीं होता है। सर फिर नुकसान होने की जगह पे पैसे काय को डाल रहे हैं? बेटा हमेशा थोड़ा नुकसान होगा। ये पैसे कब लगाते बेटा? जब उनको लगता है कि हाँ भाई आइडिया में दम है। पॉइंट समझा क्या? मतलब अगर आइडिया में दम है तो ही वो पैसे लगाते, तो आगे चल के क्या होगा, इनका आइडिया चल जाएगा। जैसा ओला उबर, मेरे को लग रहा था कि हाँ भाई ओला चलेगा बहुत इंडिया के अंदर, ऐसे बहुत रिक्वायरमेंट आएगी, तो मैंने उनको पैसे दे दिया। आगे जाके जब ओला के शेयर्स मार्केट में आएंगे तो पब्लिक परचेस करेंगे, तो मैंने अगर सपोजिंगली कोई 100 रुपए का शेयर परचेस किया है ओला से, जब एट द टाइम ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रही थी, मैंने 100 रुपए का शेयर कंपनी का परचेस करा है। आगे जाके मेरी मस्ती करूंगा मैं, नहीं आज 1000 रुपए का मेरे को शेयर बेचने का, तो मुझे प्रॉफिट होगा ना आगे चल के, ठीक है। आपने सॉफ्ट बैंक का नाम सुने हुए, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर्म है। सॉफ्ट बैंक क्या करता है, अलग अलग स्टार्टअप्स को पैसे देता है। जैसा ओयो अपने नाम सुने हुए, ऑन योर ओन, ओयो रूम्स, उसको सॉफ्ट बैंक ने पैसे दिया था। अलीबाबा नाम सुने हुए ना आपने, अलीबाबा ने पेटीएम को पैसा दिया था, और फिर पेटीएम मार्केट में आया था ताकत से। पॉइंट समझा क्या है? ये वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर्म रहते हैं। तो बोले वेंचर कैपिटलिस्ट से भी अपने को अगर पैसा एक्वायर्ड करने का है, तो भी स्मॉल बिजनेस को अगर पैसा एक्वायर्ड करने का है, तो वो स्मॉल बिजनेस एलएलपी बनाते हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच करते हैं, भैया आप हमको पैसे दो। ठीक है सिंपल, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। देखो एक बार आप ये क्वेश्चन को मैं सीरियसली बोल रहा, ज्यादा दिल पे लगाना मत। 500 क्वेश्चन है, इसका आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, दिमाग खराब कर दिया क्वेश्चन ने पहले क्वेश्चन के ऊपर। मैं इसका एक्चुअली चाहता नहीं था बताऊँ, मैं आखिरी में बताता था, लेकिन ठीक है अब आया तो मैं अकेला क्यों झेलूँ, आप भी झेलो मेरे साथ में, ठीक है। चलो अब मीनिंग, मैं 2 मिनट पानी भी लेता। हेलो, हाँ चलो अब अपन आएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलएलपी। बहुत सारा कंटेंट अभी 2 मिनट पहले अपन ने देख लिया कि एलएलपी किसको बोलते हैं। एलएलपी बोले एक्चुअली क्या है, एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या, बिजनेस करने का तरीका है जिसके अंदर एलएलपी की लाइबिलिटी एलएलपी की लाइबिलिटी है, मतलब पार्टनर्स की लाइबिलिटी नहीं है। द लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी इज ओनली ऑफ एलएलपी ओनली, मतलब वो सिर्फ एलएलपी की लाइबिलिटी है, वो पार्टनर्स की लाइबिलिटी नहीं है। एक ऐसी टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी है जिसके अंदर विद द लिमिटेड लाइबिलिटी while the LLP itself will be liable for the full extent of its asset, the liability of the partner will be limited। लिमिटेड लाइबिलिटी को वो डिफाइन ही इस तरीके से कर ले कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस करने का तरीका है जिसके अंदर जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, जो भी वो लाइबिलिटी इनकर करेंगी, वो लाइबिलिटी रीपे करने की उसकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेंगी। रीपे कैसी करेंगी, उसके असेट्स में से। असेट्स के अंदर कौन से होते हैं, उसके पास में लैंड होंगी, बिल्डिंग होंगी, प्लांट एंड मशीनरी होंगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, बैंक अकाउंट बैलेंस होगा, कैश बैलेंस होगा, उसको यूज करके वो खुद की प्रॉपर्टी, मतलब खुद के असेट्स को यूज करके वो लाइबिलिटी को रीपे करेंगी। क्या वो पार्टनर्स के घर पे जाकर बोल सकते क्या? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, उसको वो डिफाइन ही वैसे करते हैं। सेकंड पॉइंट, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। मतलब अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल का मतलब क्या, कंपनीज को एक अल्टरनेटिव दिया है। क्या अल्टरनेटिव दिया है? जिस मतलब अल्टरनेटिव किसका, बिजनेस करने का एक तरीका दिया है, कंपनीज का अल्टरनेटिव तरीका दिया है जिसके अंदर वो बिजनेस एंटिटी को दोनों एडवांटेज मिले हैं।
पहला एडवांटेज, एक तो बिगेस्ट एडवांटेज, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेंगी। दूसरा एडवांटेज, उनका जो कंप्लायंस कॉस्ट रहता है वो बहुत कम रहता है। और उसके अंदर साथ में एक थर्ड बेनिफिट ये है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। मतलब क्या है बोले, ये चीज के अंदर कंपनीज के अंदर ना तीन चीज मैं भी मानता हूँ कि बहुत गंदी है। पहली बात, हाँ उसके अंदर एक फीचर बहुत अच्छा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी देता है, लेकिन उसके साथ में ना बहुत सारी चीजें और भी आपको झेलनी पड़ती है। पहले झेलनी आपको रूल्स और रेगुलेशन जो कंपनीज एक्ट के वो पूरे के पूरे फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अनलेस अनटिल आप कुछ और मतलब अप्लाई नहीं कर रहे हो। जैसा अगर कोई कंपनी जिस दिन से फॉर्म होगी ना उस दिन से उसको सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था, आपको याद होगा, तो वो कंपनी डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन कर सकती है। राइट, आपको अपने अपने देखा था 12th स्टैंडर्ड के अंदर। तो पहली बात तो उसको सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई करने हो जाएंगे। दूसरा, जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है ना वो बहुत हैवी है। अगर कोई कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन को मैनेज करने के लिए अपन तो नहीं करेंगे, अपने को कोई ना कोई सीएस अपॉइंट करना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। कंपनी सेक्रेटरी की फीसेस बहुत ज्यादा आती है, तो उसका कंप्लायंस कॉस्ट भी ज्यादा है। दूसरा, हमको सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन के अंदर रह के ही हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन करने पड़ते हैं। मतलब कंपनीज के अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे वो किसके हिसाब से बनेंगे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनेंगे। लेकिन एलएलपी के अंदर टोटली डिफरेंट है। पहली बात, लिमिटेड लाइबिलिटी, उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, इंटरनल स्ट्रक्चर वो खुद से डिसाइड करेंगे कि भाई ये हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेगा, ये बाकी हमारे नॉर्मल पार्टनर रहेंगे, ये बंदे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बंदे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट, इनका जो कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ एलएलपी ये बहुत कम है एज कंपेयर टू कंपनीज। मतलब तीनों चीज एडवांटेजेस है एलएलपी के केस में। ठीक है, एज कंपेयर इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब वो जो बोल रहा था कि इनका कंप्लायंस कॉस्ट बहुत लो है और वो इंटरनल स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। कैसे, किसके किसके जैसे पार्टनरशिप के अंदर करते थे अपन। पक्का पक्का, राइट। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये अपने शब्द और भी कहीं तो भी पढ़ा है अपन ने, कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा है। कंपनी इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। कानून की नजरों के अंदर अलग से नजरिया, अलग से दर्जा मिला है। जैसे ही कंपनी बन जाएगी, मैं एग्जांपल लेता, जैसे ही मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी बना दिया, भले आइडिया मुकेश का होगा, लेकिन आज मुकेश अलग, फिर जियो कंपनी अलग। मतलब बोलने का मतलब क्या है, जिस दिन कंपनी बन जाएंगी उसको एक सेपरेट लीगल स्टेटस मिल जाएगा। वैसे ही एलएलपी जिस दिन बन जाएंगी, क्या उसको सेपरेट लीगल स्टेटस, सेपरेट कानून की नजरों में कुछ अस्तित्व आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ऐसा रहता था क्या? नहीं। पार्टनरशिप के अंदर क्या रहता था, पार्टनर्स और पार्टनरशिप हम वन एंड द सेम थिंग मानते थे। मतलब उनको अलग से कोई कानून के अंदर स्टेटस ही नहीं मिलता था। समझा क्या मैं क्या बोलना चाहता था? सिंपल सिंपल, बस इजी पीजी रेफ। लेकिन एलएलपी के अंदर क्या है, उनको सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है क्या? कानून की नजर में कुछ स्टेटस मिलता है क्या? अलग से एक व्यक्ति के अंदर देखा जाता है कि यस सर, इनको भी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है क्या? बिल्कुल यस, बिल्कुल यस। समझा क्या? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? उसके बाद में जो एक नॉर्मल आदमी के पास में अधिकार रहते हैं, वैसे के पूरे अधिकार उसके पास मिल जाएंगे। जैसा नॉर्मल आदमी खुद के नाम पे पैन कार्ड बना सकते हैं, बिल्कुल एलएलपी भी बना सकती है, खुद के नाम पे भी पैन कार्ड एलएलपी भी बना सकती है। दूसरा, नॉर्मल आदमी जैसे बैंक में जाकर अकाउंट ओपन कर सकता है, क्या एलएलपी के नाम पे भी अपन बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल यस। नॉर्मल आदमी प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है खुद के नाम पे, क्या एलएलपी भी परचेस कर सकती है? बिल्कुल यस। नॉर्मल आदमी शादी कर सकता है क्या? एलएलपी शादी नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। नॉर्मल आदमी आधार कार्ड निकाल सकता है, एलएलपी निकाल सकते नहीं, ये नहीं मिली, लेकिन बाकी सारी सारी चीजें कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का पक्का, सिंपल सिंपल, पक्का पक्का, यस। Since LLP contains the element of both corporate structure as well as the partnership firm, LLP is called as a hybrid between company and partnership। बोले क्या बोले, LLP के अंदर दोनों चीजें है ना, मतलब LLP के अंदर दोनों चीजें आई ना बेटा अभी, कि उसको पार्टनरशिप के भी बेनिफिट मिल गए और लिमिटेड लाइबिलिटी के भी मिल गए। तो बोले इट इज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब हाइब्रिड नहीं बोलते क्या अपन इसको, मिली भगत। हाइब्रिड है ये, हाइब्रिड है, ओरिजिनल नहीं है, रियल नहीं है। ये हाइब्रिड है मतलब मिलावट वाला है। मिलावट किसके? दो चीजों की मिलावट है, एक तो कंपनी सेक्ट की, दूसरी पार्टनरशिप फर्म की। पक्का पक्का देख लो, आप एक बार देखो बेटा इसको पूरे को पूरे को, है कुछ भी नहीं। हाँ, एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी जिसके अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड है, और जो भी लाइबिलिटी है वो एलएलपी की खुद की है। ठीक है, ये कंपनी का अल्टरनेटिव है जिसके अंदर लायबिलिटी लिमिटेड है, कंप्लायंस कॉस्ट लिमिटेड है, और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी है अंदर के रूल्स और इंटरनल स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये कानून की नज़रों के अंदर सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है उसको। ठीक है, इसको दोनों के है, मतलब दोनों के फीचर्स मिल रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी पार्टनरशिप का भी इंटरनल स्ट्रक्चर मैनेज करने का, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी का। ठीक है, ये हाइब्रिड है। ठीक है चलेगा।
आपने देखा? यस, ठीक है, देखा ना? दूसरा अपन डेफिनेशन देखेंगे, अलग अलग डेफिनेशन जो अपने को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर काम आने वाली है। कौन सी काम आने वाली है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बॉडी कॉर्पोरेट, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता था? कंपनीज होता था। कॉर्पोरेट मतलब एक्चुअली कंपनीज, लेकिन सिर्फ कंपनीज नहीं रहता है। आज अपन मैं बताऊंगा कि बॉडी कॉर्पोरेट ना एक बहुत वाइड डेफिनेशन है। एलएलपी को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्यों बोला जाता है? वो है मतलब एक्चुअली क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट एक टर्म है, उसके अंदर एलएलपी भी आती है, कंपनी भी आती है, इंडिया की कंपनी भी आती है, फॉरेन की भी कंपनी आती है, फॉरेन की भी एलएलपी आती है, राइट? नहीं, फॉरेन की कंपनी आती है कि नहीं एक बार देखेंगे अपन। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर बोलने का मतलब क्या है, एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के अंदर सब कुछ आते हैं। अगर कोई फॉरेन की लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर आती है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कोई इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड करी हुई एलएलपी वो भी आएंगी, कोई इंडिया की कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होंगी वो भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो बॉडी कॉर्पोरेट एक बिगर हेड हो गया, उसके अंदर अलग अलग चीजें आएंगी, एंटिटी आएंगी। कौन से बोले? इट मीन्स अ कंपनी एज, पहली बात तो बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोले? बोले इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, नाउ कंपनीज एक्ट 2003। बोले पहली बात तो बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, किसके जैसा? जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताई गई है या फिर कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बताई गई। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का बोलने का सबसे पहला मगज आपके दिमाग के अंदर क्या शब्द आना चाहिए? क्या आना चाहिए? मतलब कंपनी। उसके साथ में इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स रहता है? कभी भी डेफिनेशन ना इंक्लूसिव बनाते हैं कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, वो भी आएगा। हमारी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर पहले पार्ट क्या आ रहा है? एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड है ये एक्ट के अंदर, ये एक्ट के अंदर का मतलब क्या? ये एलएलपी एक्ट, जिस एक्ट का मतलब अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? एलएलपी एक्ट 2008। तो वो बोल रहा है जो भी एलएलपी रजिस्टर्ड है दिस एक्ट के अंदर वो आगे बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। पहला तो बकरा मिल गया आपने, सॉरी पहला बकरा था कंपनीज एक्ट, कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है पहला। दूसरा बकरा मिला अपने को जो एलएलपी एक्ट के अंदर एलएलपी बनी है। तीसरा आएगा एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर की अगर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होंगी जो कि अमेरिका के अंदर बनी होंगी, उसको भी क्या अपन बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे? आप बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अच्छा ये भी आती है। क्या बोल रहा है? बोले अगर कोई कंपनी बनी है लेकिन वो कंपनी इंडिया के अंदर कंपनी नहीं बनी है, वो फॉरेन में बनी है। मैं एग्जांपल लेता, फेसबुक इनकॉर्पोरेशन, ये कहां पे बनी है? क्या इंडिया के अंदर बनी है? क्या नहीं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बनी है। लेकिन क्या उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में बोला गया है? क्या बिल्कुल बोला गया है। पॉइंट समझा क्या? सर क्या पढ़ क्या रहे अपन? आपको कुछ भी नहीं बता रहा, मैं एक पंचट सी बात बता रहा, बॉडी कॉर्पोरेट किसको किसको बोलते हैं। मतलब वो अगली बार जब बताएंगे कि भाई एक रूल है वो ये इनको अप्लीकेबल होते हैं, किनको किनको अप्लीकेबल होता है? बोले एलएलपी जो कि इंडिया के अंदर है, एलएलपी जो कि फॉरेन के अंदर है, एलएलपी सॉरी कोई कंपनी जो कि फॉरेन के अंदर है। ऐसा बार बार इतने सारे शब्द बोलते बैठेंगे कि उसके लिए एक स्पेशल नाम डिफाइन कर दिया उन्होंने, ये नाम डिफाइन कर दिया। मतलब आने वाले टॉपिक के अंदर जब भी अपन बॉडी कॉर्पोरेट ये शब्द सुनेंगे तो अपन अपने माइंड में क्या क्या आने को ना, क्या क्या दिमाग के अंदर आने को ना, ये तीन चीज नाम आने को ना। पॉइंट समझा क्या? अब एक बार आप मेरे साथ में रिकॉल करो, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या? कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 3 के अंदर बताई गई है, और उसके साथ में इंक्लूड क्या क्या है? एलएलपी जो कि ये एक्ट के अंदर बताई हुई है, एलएलपी जो कि इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, थर्ड कोई कंपनी जो कि इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। आपको तीनों पॉइंट आ गया क्या? यस। अब कुछ कुछ लोगों को अपन ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में से बाहर निकाल रहे हैं, कौन सी इसको बाहर निकाल रहे हैं, बट डज नॉट इंक्लूड, कौन सी नहीं है। कॉर्पोरेशन सोल ये क्या है? ये सोल कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं, कुछ कॉर्पोरेशन सोल भी बोलता है। आपको इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या ये अपने इंडिया के अंदर बनते नहीं है ना, बोल के आपने इसका नाम नहीं सुने हुआ। अपना जैसा सोल प्रोप्राइटरी रहता है ना, वैसे ही इनका कॉर्पोरेशन सोल रहता है, अमेरिका के अंदर बोलते हैं। आप सिर्फ नाम ध्यान में रखो कि एक किसने सिंगल आदमी ने कुछ तो भी चालू करे हुआ है। जनरली ये वो लोग बनाते हैं जिनका प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन नहीं रहता है। ये मैंने जब इसको गूगल करने के लिए करा ना, तो उसके अंदर कैथोलिक चर्च का नाम आया था, कॉर्पोरेशन सोल। ठीक है, ऐसे समझ के चलो एक सिंगल व्यक्ति ने कोई ना कोई बिजनेस को एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, सिंपल। ठीक है, घुसने की जरूरत नहीं आपको, इसके अंदर कुछ नहीं बोलेंगे वो, आपको सिर्फ इतना बोलेंगे कि क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहला चीज क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? कॉर्पोरेशन सोल। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर के जैसे रहेगा। ठीक है, लेकिन इनका प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन नहीं है। A cooperative society registered under any law for the time being enforced। क्या बोल रहा है? बोले तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी होंगी, क्या उसको अपन बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। सर एक आधा एग्जांपल लो। अमूल दूध पीता है इंडिया, मैंने बोला था उस दिन
आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमूल कंपनी नहीं है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और एक बात बताऊं, एशिया की सबसे बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसके साथ में टोटल 7.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अब सोचो कितनी बड़ी नंबर है, इतना बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी। अपने पढ़े भाई सब 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर आती क्या? ना बाबा ना। पक्का पक्का दिमाग में घुसा, यहाँ तक माइंड में फ्रीज करो। सर और भी है क्या? बस एक पॉइंट और बचा है, अब इतना तो माइंड में फ्रीज करो। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी जो कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 3 के अंदर रजिस्टर्ड है, या कंपनी एक्ट 1956 के अंदर है, लेकिन उसके साथ में आएगा क्या आएगा, एलएलपी जो कि रजिस्टर्ड है एलएलपी एक्ट के अंदर इंडिया के अंदर, एलएलपी जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है, दूसरा कंपनी जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आएगा, कॉर्पोरेशन फोल, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स, मतलब वो टाइम पे कोई भी टाइम अलग अलग होगा। फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स में क्या रहता है, कानून के भी ना एक स्पेशल टाइम रहते हैं, वो टाइम तक ही गवर्न होते हैं। जैसा कंपनीज एक्ट 2013 आया, कंपनी एक्ट 2013 के पहले कौन सा एक्ट रहता था, 1956, कंपनीज एक्ट 1956। वो टाइम पे एक्ट के अंदर वो कंपनीज को गवर्न किया जाता था। आज कंपनी एक्ट 2013 आ गया, तो वो बोल रहे वो टाइम पे जो कानून चल रहा था, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के लिए जो कानून चल रहा था, वो कानून के अंतर्गत बनाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी, तो उसको हमारा कानून अप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरे टाइम पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आएगा, उसके अंदर भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी होंगी, तो वो भी उसके ऊपर भी हमारा बॉडी कॉर्पोरेट, हम उसको नहीं बोलेंगे। बोलने का मतलब फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स, ये हमेशा के नाम ध्यान में रख लो। फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स, फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स मतलब वो टाइम पे जो एक्ट उनको अप्लीकेबल होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, पक्का पक्का। अपन क्या पढ़ रहे बेटा, बट डज नॉट इंक्लूड। ये नॉट इंक्लूडेशन वाली है, मतलब ये अप्लीकेबल, इनको अप्लीकेबल नहीं है। लास्ट पॉइंट, जिनको अप्लीकेबल नहीं है। अब ये बीच का ना, ये ब्रैकेट अभी का छोड़ डालो, ये अभी का छोड़ डालो, अपन पढ़े एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। कल चल के मोदी ने शाम में 8 बजे बोल दिया, भाइयों बहनों इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाया जाएगा, तो उनको अपन कहलाए जाएंगे क्या? नहीं, हम साले नोट को कहलाए नहीं देते, मतलब नोट का स्टेटस हटा डालता मोदी, तो बॉडी कॉर्पोरेट का क्या स्टेटस है? तो अगर कल चल के मोदी ने बोल दिया, मोदी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, सॉरी इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे, तो उसको नहीं बोलेंगे, बिकॉज केंद्र सरकार के पास में पावर था रूल्स और रेगुलेशन बनाने का, अमेंड करने का, किसके? एलएलपी के, जानना है? इस वजह से बोला उसने। पक्का पक्का, यस सर। ये बीच का आपने क्या हटाने को बोला था? अभी अपन पढ़ते, अभी अभी पढ़ते हैं। नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एज डिफाइंड इन दिस एक्ट। वो क्या बोल रहा है, बोले कल चल के मोदी ने आ गया, भाइयों बहनों आज से कंपनीज भी, कंपनी मतलब कोई कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होंगी तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट का बना ही नहीं है, या आज की तारीख में कोई एलएलपी होगा तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकाल दिया। वो मत सुनना, बोले ऐसा बोलने का मतलब है नॉट बीइंग, बोले एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो केंद्र सरकार ने बोली होंगी कि इनको आज से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे, लेकिन नॉट बीइंग मतलब आगे चल के, कल चल के मोदी आके बोल गया नहीं नहीं कंपनी को भी निकालो, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में से निकालो, एलएलपी को भी निकाल दो, दिमाग घूम गया उसका, लेकिन वो बात मत मानना, ऐसा बोलने का मतलब है। अब अपन पूरा का पूरा लाइन एक साथ में पढ़ेंगे। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, अपन क्या पढ़े पहले पर आपने देखा क्या, बट डज नॉट इंक्लूड पढ़े, डज नॉट इंक्लूड पढ़ रहे अपन, डज नॉट इंक्लूड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ any other body corporate with the central government may by notification in official gazette specify in this behalf। अगर केंद्र सरकार ने बोल दिया इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे तो उनको नहीं बोलेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने अगर ऐसा बोला कि भाई कंपनी को मत बोलो, तो केंद्र सरकार की मत सुनना, मोदी पागल है ऐसे नहीं बोलते। देश के प्रधानमंत्री, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता, मैं सिर्फ आपके माइंड में घुसने के लिए बोल रहा, मेरे को और कुछ नहीं, मैं सीरियसली उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता, बिकॉज देश के प्रधानमंत्री यूट्यूब पे आ रहे हैं। दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मैं एक्चुअली सॉरी बोल रहा, मैं मस्ती में बोल रहा था बस। ठीक है ओके, तो इतना मत डरो, मेरे मैं एक्चुअली मानना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने लिए, हमको समझा का पूरा डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट किसको किसको बोलते हैं। यस 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 यस, ठीक है। आई रिस्पेक्ट माई पीएम, बस ना सर ठीक है चलो। यस हाँ ना, चलो क्या मैं आगे। यस, पूरा का पूरा बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन समझ में आएगी क्या? यस, एक बार का पूरा आप देखो, मन में रिकॉल करो। ठीक है, आप कर लेंगे, मेरा वीडियो बहुत पॉज हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है चलो,
अब दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, बिजनेस किसको बोलते हैं? बिजनेस किसको बोलेंगे? बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस और ऑक्यूपेशन। कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस ट्रेडिंग कर रहा है, प्रोफेशन दे रहा है, अक्षय सौरभ सौरभ के जैसा, सौरभ सर के जैसा प्रोफेशन है, मेडिकल डॉक्टर एक प्रोफेशन है, सर्विस कोई कर रहा, सर्विस कोई कर रहा मतलब कोई सर्विस दे रहा है, हाँ ऐसा मतलब है। सर्विस मतलब किसी के यहाँ पे जॉब नहीं कर रहा, वैसा नहीं है, या कोई ना कोई ऑक्यूपेशन कर रहा है, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन कर रहा है, तो वो उसको बिजनेस बोला जाएगा। क्यों बोले सर ऐसा, क्या बोल रहे? ठीक है ना, अभी बोला, उन्होंने बोला, अपन पढ़ेंगे। एंटिटी, एंटिटी मतलब क्या? एंटिटी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, देखो अभी बदला पाया ना, देखो उन्होंने क्या बोला, सिर्फ एनी बॉडी कॉर्पोरेट बता दिया। अब यहाँ पे कितनी बड़ी डेफिनेशन बोलना पड़ती थी उनको। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई, सर आवाज नहीं आ रही, विच जो भी अपन ने पढ़ेगा वो, लेकिन उसके अंदर वो नहीं आएगा, ये आएगा लेकिन वो नहीं आएगा। अब इतना बड़ा बता सकते थे क्या? नहीं। अभी उन्होंने एक छोटू सा शब्द डाल दिया। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या? एंटिटी मीन्स कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे? कोई भी फर्म, ये कॉमा को बीच में हटाओ, अ फर्म सेटअप अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। फिर फर्क क्या रखा एलएलपी और इसके अंदर? क्या बोल रहा है? बोले एंटिटी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53। किसके किसके? ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मतलब क्या, सॉरी वो बोल रहा है हम बॉडी कॉर्पोरेट, सॉरी एंटिटी का मतलब क्या? एंटिटी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, और उसके साथ में फर्म को भी मानेंगे, लेकिन कौन से सेक्शन के लिए? ये बस, ये जो मैंने अभी 1, 2, 3, 4 ऐसा बोला ना, 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 और 53। किसको? फर्म को भी हम एंटिटी मानेंगे, लेकिन सिर्फ ये वाले सेक्शंस के लिए ही। सिंपल। सॉरी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे आगे जाके समझ में आ जाएगा। बोलने का मतलब क्या बोल रहा है वो, कभी भी आपके सामने एंटिटी, हमने ये शब्द अगर डिफाइन हमने बताए, तो वो कौन सी एंटिटी मानना? बोले पहली बात तो बॉडी कॉर्पोरेट को मानना, और दूसरा सिर्फ ये वाले सेक्शंस के लिए पार्टनरशिप फर्म को भी जोड़ देना उसके अंदर। ठीक है ठीक है सर, ऐसा क्यों करते? क्या मस्ती मजाक चलती है उनको मालूम, लेकिन ठीक है वो ऐसा बताया हुआ है उनको। नहीं एक्चुअली कैसा है, ये पर्टिकुलर चीज की ना वो टाइम पे काम आएगा जब ये रिस्पेक्टिव सेक्शंस आएंगे। क्या है ना, आपको बहुत बेसिक बताया हुआ, आपको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पूरा डिटेल में नहीं बनाया, लेकिन उनको तो डेफिनेशन डिटेल में बनानी पड़ती ना, इस वजह से उन्होंने सिर्फ ये सेक्शन का उल्लेख किया है। सर हमारे को ये लर्न करने पड़ेंगे बस, ये चीज का, ये पार्ट के लिए आपको करने पड़ेंगे। तो एंटिटी मेरे साथ में बोलते क्या? एंटिटी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड फर्म एज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट ओनली फॉर द सेक्शन 18, 48, 49, 50, 52, 53। 46 से था सर, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53। हाँ ठीक है, हो गया ना, सिंपल। बहुत पांचड़ है, कुछ भी नहीं। सर क्यों आपको रीजन समझा दिया ना मैंने उनको। बहुत पार्टनरशिप एलएलपी के हिसाब से बहुत बड़ा बना है, लेकिन आपको एंटिटी की डेफिनेशन डालना जरूरी थी, काय को डालना जरूरी थी? ठीक है डालना जरूरी है, डाल दिया उन्होंने। ठीक है, कुछ चीजों के ना मतलब कभी कभी क्या होता है, नहीं हमको लॉजिक बताओ, तो बाकी चीजों का मतलब फिर लॉस होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो आप भरोसा रखो, जितना मेरे को लगता है ना कि हाँ यार मेरे को आगे जाके काम में आने वाले, वो मैं चीज को कभी स्किप नहीं करूंगा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि यार कुछ कंटेंट फालतू का जबरदस्ती का मटेरियल बढ़ाने के लिए बताया हुआ है, तो मैं उसको जानबूझ के स्किप करूंगा। तो आप ऐसा मत समझना नहीं सर ने जानबूझ के छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या फालतू, वैसे ही तो आपका नॉलेज लेवल लेने का है, अब ये चीज के लिए आपका दिमाग लगाएंगे। ठीक है, दूसरा अच्छा, आपके इसके अंदर ना 2 के बाद में आपकी बुक्स के अंदर यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। ठीक है, मैंने आगे कवर किया है। आपकी बुक के अंदर क्या बोला है उन्होंने, पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर की एक लाइन डाल दिया, बोले डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो कि सेक्शन 7 के अंदर डिफाइंड है। ये डेफिनेशन है उनकी। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर प्रीवियस कंपनीज लॉ। ये डेफिनेशन रहती है इनकी। डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी कैसे डिफाइन करें मैं आपको बताऊंगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर बिजनेस पार्टनर एज स्टेटेड एज पर सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 पीछे दे दिया, अरे साथ में दो ना, समझ में आता बच्चों को? नहीं, मतलब इजी चीजों को डिफिकल्ट कैसे करना, नहीं छोड़ो, तो मैं वो माता पिता तो मेरे को मेरा कुछ छोड़ने का नहीं है। चलो ठीक है, अब और एक पार्ट आ रहा है, फाइनेंशियल किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल किसको बोलते हैं मतलब एलएलपी के अंदर कुछ अलग बोलते क्या? 1 जनवरी से बोलते क्या? नहीं 1 जनवरी से नहीं बोलते। इनके लिए भी एलएलपी के लिए भी फाइनेंशियल वही है, 1 अप्रैल जो भी रिस्पेक्टिव ईयर आएगा 1 अप्रैल वहां से 1 से लेके तो 31 मार्च तक ही रहेगा। तो फिर ये बताने वाली बात थी क्या? नहीं, अब बताने वाली बात ये नहीं थी, बताने वाली बात नीचे वाली थी। क्या बोला? चलो अपन फॉर्मेलिटी के लिए तो पढ़ लेते ना एक बार, फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस, मतलब एलएलपी के लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा रहेगा? मींस द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ द ईयर टू द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब जो साल की शुरुआत किया वहां से लेके तो वही साल के अंत में, मतलब फॉलोइंग मतलब उसको जहां पे जो साल खत्म होगा। बोलने का मतलब अगर आप 14-15 बोल रहे हो
2014 का अप्रैल मान रहे हो, 1/4 अप्रैल का 2014 का मान रहे हो। ए रुको सर, अब कर लो आपका फाइनल, क्या बोल रहे हैं बोलने का मतलब क्या है, अगर आप 1/4/2014 चालू कर रहे हो तो अगला आने वाला 31 मार्च 2015 ले लेना, मतलब फॉलोइंग ईयर, उसके मतलब 2014 के बाद में जो ईयर आएगा उसका ईयर मानना, नहीं तो आप 2016-17 कर ले लोगे, वैसा मत मानना। तो उसका बोलने का मतलब वो था, फिनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मीन्स, क्या मीन्स है बोले, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ दैट ईयर टू 31 मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर। ठीक है, ठीक है, इजी पीजी, यस। फिर इसके अलावा मानने वाली बात क्या, मतलब नवी बात क्या थी सर, अब नवी बात है, अब समझो, अगर 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 कोई एलएलपी बनी है, इसको छोड़ो मैं बताता आपको ये क्या बोलेंगे, अगर कोई एलएलपी बनी है, वो बनी है एक, सॉरी 30 सितंबर के बाद में, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 अक्टूबर या 1 अक्टूबर के बाद में, तो उसका जो साल रहेगा 31 मार्च पे नहीं खत्म होगा, उसका साल खत्म होगा उसके अगले वाले 31 मार्च पे। हाँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझो 1/4/2014 से लेकर तो 31 मार्च 2015 तक एक साल रहता, बरोबर है। लेकिन सपोजिंगली कोई एलएलपी बनाया हमने, सपोजिंगली 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के दिन को, सर उस दिन तो बंद रहता, 3 अक्टूबर को समझो, 3 अक्टूबर को हमने कोई एलएलपी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट दिए थे, और 3 अक्टूबर को हमारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने हमारे डॉक्यूमेंट ले लिए। 3 अक्टूबर 2014 की बात कर रहा मैं, तो इनका फाइनेंशियल ईयर कब 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 से रहेगा, तो 31 मार्च 2015 पे नहीं खत्म हुआ इनका ईयर, इनका मार्च 31 मार्च 2016 पे जाएगा। मतलब इनका फाइनेंशियल ईयर देखो कितना किधर से किधर जा रहा है, कितना गंदा दिख रहा है, लेकिन वो पहला पहला साल है ना। बोलने का मतलब क्या है, जो भी 30 सितंबर के पहले रहेंगी, 30 सितंबर के पहले वाली जो भी एलएलपी बनेंगी, उनके लिए फाइनेंशियल ईयर वही। अच्छा सर हमेशा जिंदगी भर के लिए, नहीं नहीं नहीं, वो एक साल के लिए, मतलब अगले साल से वही वापस नॉर्मल चल जाएगा। लेकिन नवा घड़ी नवा राजा ना, तो नवा घड़ी का कैसा है कि अगर 1 अक्टूबर के बाद में हो रही है, मतलब 30 सितंबर के बाद में हो रही है, तो इनका पहला पहला साल कब खत्म होगा, उसके नेक्स्ट ईयर पे, मतलब उसके आने वाला 15 साल। आपको समझ गया ना मैं क्या बोलना चाहता था, हाँ समझ में आ गया, पक्का पक्का एक बार पढ़ने की कोशिश करते। However, in case of an LLP incorporated after 30th day of September of the year, the financial year may end on 31st day of March of the year next following that year. Next following that year. सर आपके पीछे दिख नहीं रहा है, चलो मैं इस पे लाते हैं। क्या यार, कभी कभी ना, कभी ना बिना नहीं सर, हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा हो रहा है। चलो अब मैं ये वाली स्लाइड ले लेता, सुनो सुनो। सपोजिंगली हमारा वैसे साल चालू होता है 1/4/2014 से लेके तो 31 मार्च 2031 3/2015 को हमारा एक फाइनेंशियल ईयर रहेगा, 5 हो गया सर, 15 हो गया, 15। अभी सपोजिंगली हमने 2 नवंबर को चालू कर दिया, 2 नवंबर हमने एलएलपी बनाया, हमारा पहला पहला साल, ये साल को ख़त्म नहीं होगा, हमारा साल ख़त्म होगा 31/3/2016 को, मतलब हमारा पूरा पहला पहला साल ये रहेगा। फिर अगले साल से वही वापस जैसा नॉर्मल चल रहा था, 1/4/2016 से लेकर तो 31 मार्च 2017। पक्का पक्का आई थिंक समझ गया आपको, बस वही था, बस एलएलपी के अंदर ना इन्होंने इतना मसाला एक सिलक का डाला हुआ है। ठीक है सर, इसको लर्न कैसे करना है, आपकी लैंग्वेज में लिख लोगे, आपको इससे कोई टेंशन नहीं। However, in case of LLP incorporated after 30th day of September, the financial year may end on, कब एंड होगा, on 31st day of March of the year following the next year। पक्का पक्का, यस यस यस, देख लो आप एक बार, सर आप बाजू हटो। चलो मैं जानबूझ के ना बेटा, मैं जानबूझ के ना इसको थोड़ा सा स्लो ले रहा हूँ, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, कि आपको 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 ये डेफिनेशन से ना ये समझना चाहिए, बिकॉज आगे का इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ें काम में आएंगे आपको। ठीक है, चलो चलो मैं आगे, यस इसको हटाऊँ क्या मैं, फॉरेन एलएलपी किसको बोलते हैं, फॉरेन एलएलपी एकदम पांचट कंसेप्ट, जो भी कंपनी जो भी एलएलपी फॉरेन के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, उसको फॉरेन एलएलपी बोलते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विच इज रजिस्टर्ड अंडर फॉरेन एक्ट बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, विच एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस, विच इज फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। क्या बोल रहा है, बोले इट मीन्स फॉरेन एलएलपी मीन्स एन एलएलपी फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच एस्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया, मतलब जो कि जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, तो उसको एलएलपी माना जाएगा, फॉरेन एलएलपी माना जाएगा। सिंपल सिंपल, पक्का पक्का।
ठीक है। चलो मैं एक आधा एग्जांपल लेता हूँ आपको। सपोजिंगली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक एलएलपी बनाई थी, जिसका एलएलपी रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन सब कुछ उधर हुआ है, लेकिन उसने अपना एक ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर ओपन करा है। तो ये वाले एलएलपी को क्या बोलेंगे? फॉरेन एलएलपी, बिकॉज उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर आया है। मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूँ। सपोजिंगली कोई चाइना की कंपनी है, चाइना की कंपनी ने अपना एक ऑफिस खोला, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ने एक ऑफिस खोला दुबई के अंदर। बताओ इसको फॉरेन एलएलपी बोलेंगे क्या? नहीं, इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस बना नहीं है ना उसने। अच्छा, तो हमारे को लेना नहीं, मतलब वो उनका उनका कर रहे, अपन बोलेंगे नहीं नहीं तू फॉरेन एलएलपी, अरे काय को, वो उनका उनका देख के बैठे, अपने को क्या है? मतलब चाइना वाला दुबई में खोल रहा है, अपने को लेना देना नहीं। इंडिया के अंदर अगर उसने अपना ऑफिस खोला है, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, विद इन इंडिया, तो उसको मानेंगे फॉरेन एलएलपी। पक्का पक्का? यस। नहीं हाँ सर, फॉरेन में तो है सब कुछ, फॉरेन में तो हम एलएलपी नहीं, तुम्हारे हिसाब से डेफिनेशन नहीं बनेगी बेटा। डेफिनेशन किसके हिसाब से बनेगी? ये एक्ट के हिसाब से। पक्का पक्का? यस सर। द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या बोल रहा है? अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप किसको बोल रहा है? ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप किसको बोल रहे हैं? पहला, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। क्या बात है, क्या बोले लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप किसको बोलेंगे? बोले लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप उसको बोलेंगे जो कि रजिस्टर्ड है, मतलब जिसको बनाया गया है ये कानून के अंतर्गत स्पेशल, तो उसको बोला जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या बात है, एकदम 5 पॉइंट बोला। कोई भी पार्टनरशिप अगर ये पर्टिकुलर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर बनाई गई होंगी तो उसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलेंगे। सर इससे सिंपल तो एसपी, मतलब इससे हार्ड तो एसपी था, वही तो बोला था, अब यकीन नहीं करते मेरे को। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसके अंदर बोलते हैं? ये जब भी आप देखो, जब भी एग्रीमेंट ये शब्द आएगा ना, तो एलएलपी ना दो अलग अलग तरीकों से डिफाइन करता है। पहली बात, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में है। दूसरा, जो एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में है। हाँ, मतलब मैंने क्या बोला पहले आपको, जब भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट आएगा ना, तो इसके अंदर आपको 2 एग्रीमेंट को बोलना पड़ेगा। एक जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट रहेगा, मतलब उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में भी एग्रीमेंट रहता है, बिल्कुल रहता है। और दूसरा जो एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है। सिंपल सिंपल देखो, अपन पढ़ते हैं। इट मीन्स अ रिटर्न एग्रीमेंट, ओरल नहीं चलेगा, बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है। और मतलब ये हिंदी वाला और नहीं है बेटा, और मतलब एंड वाला और नहीं, ये और मतलब ये या फिर ये, और an agreement between the LLP and its partner which defines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to that LLP। आपको पॉइंट समझा कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसको बोलेंगे? द एग्रीमेंट बिटवीन द म्यूचुअल, मतलब ये अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, और मतलब हमारे बीच में ऐसे पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं, तो ऐसे बोलेंगे क्या पार्टनरशिप के अंदर कोई एग्रीमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी के पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट नहीं, उनका हो सकता पार्टनर्स का म्यूचुअली दोनों के बीच में कुछ नहीं हो, लेकिन एलएलपी का और बाकी के पार्टनर्स का कुछ तो भी एग्रीमेंट हो। ठीक है, पक्का पक्का। वो डिफाइन करता है राइट्स एंड ड्यूटीज किसका? पार्टनर्स का और ये लिमिटेड लायबिलिटी के बीच में। ठीक है ठीक है। पहला राइट रहेगा हर पार्टनर को प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मिलेगा, दूसरा राइट रहेगा हर पार्टनर को कुछ ना कुछ हिस्सा देना, मतलब क्या बोलते हैं प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो वो दोनों राइट्स रहेंगे। पक्का पक्का। देख लो एक बार आप, देखो 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 जल्दी से देखो, देखा आपने? हाँ ना सर, पक्का देखा आपने? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, पार्टनर किसको बोलते हैं? पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस एनी पर्सन हु बिकेम द पार्टनर इन एलएलपी अकॉर्डिंग विद द एलएलपी एग्रीमेंट। ये क्या है, मतलब डेफिनेशन ऐसी बोलते हैं ना, मतलब कुछ भी है यार पांचट। बोले पार्टनर मींस पार्टनर जिसके साथ में एलएलपी ने कुछ ना कुछ एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट कुछ ना कुछ एग्रीमेंट नहीं, जिसके साथ में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है। देखो एक बार पढ़ते हैं अपन। पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी, पार्टनर मतलब पार्टनर, वैसे तो पार्टनरशिप फर्म का भी तो पार्टनर है ना। पार्टनरशिप फर्म बोले तो शादी वाली पार्टनरशिप, ये शादी वाली बोले तो ये स्पेशल नहीं है, हाँ लिमिटेड लायबिलिटी बोले तो स्पेशल ही है, लेकिन इन रिलेशन टू एलएलपी के केस में पार्टनर किसको बोलेंगे? एलएलपी के केस में मींस एनी पर्सन हु बिकेम्स अ पार्टनर इन एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट। ये ऊपर की एग्रीमेंट के हिसाब से कोई व्यक्ति अगर हमारा पार्टनर बन रहा होगा तो उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का पार्टनर बोला जाएगा। पक्का पक्का। एक बार आप डेफिनेशन देखो, पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मींस एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट।
जिसके साथ में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने एग्रीमेंट किया है। पक्का पक्का, ठीक है सर, लर्न करनी पड़ेंगे बट ऑफ दिस, लर्न करनी पड़ेगी सर। एग्रीमेंट ये डेफिनेशन के अंदर हम अपने मन से कुछ भी डाल सकते क्या? नहीं नहीं, अपने मन से क्यों? मैं आपका नाम ऐसा पीयूष गुप्ती कर दूं, चलेगा क्या? नहीं सर, मेरे क्या बोलते हैं, मतलब कुछ भी नाम करेंगे क्या अपन? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। मैं कुसुम खंडेलवाल को कुसुम हाँ सर, मेरे को बोल रहा था, ऐसा कुछ भी बोल सकता क्या? मैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते बेटा। आपको डेफिनेशन के अंदर तो एटलीस्ट वैसी के वैसे रहना चाहिए, ठीक है। पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी मीन्स एनी पर्सन, मीन्स एनी कोई भी एक पर्सन, मीन्स कोई भी एक ऐसा पर्सन जो जिसके साथ में एलएलपी ने एग्रीमेंट किया है, ठीक है ठीक है। एग्रीमेंट क्या किया? पार्टनर बनने का एग्रीमेंट किया है, ठीक है। देखो एक बार, देखा? चलो आगे। यस, नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में वापस एक बार डिस्क्लेमर दे रहा है। सुनो सुनो सुनो, क्या सुनो सुनो सुनो, कोई भी व्यक्ति जिन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाई है, जिन्होंने सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई है, उनको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कानून अप्लीकेबल नहीं होंगे। देखो दूसरी बार बोल रहा हूँ, आप सुनते नहीं मेरी बात। क्या बोल रहे हैं? नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सिर्फ एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी। डबल से बोल दिया उसने, ठीक है। अगर आप पहले किसी का ध्यान नहीं होगा, आप चूड़ा उड़ा खा के देख रहे होंगे लेक्चर, तो ऐसा मत किया करो, लेक्चर पे ध्यान दिया करो अच्छे तरीके से। तो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, चूड़ा खाने वाले व्यक्ति के लिए उसने क्या बोला कि सुनो, डबल से एक बार सुनो। क्या सुनो? अगर कोई व्यक्ति ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई है तो उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। यस, ध्यान से सुनो, ठीक है। बराबर इतनी डेफिनेशन देखो, मैं आखिर में जाते जाते मैं पूरा का पूरा रिकॉल करूंगा वापस, एक बार आप देख लो, ठीक है। देखा आपने? यस, पार्टनर्स। अब ये पार्टनर्स का मतलब कौन है? कौन एलएलपी का पार्टनर बन सकता है? अभी तो बोले आपने, पार्टनर मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ में मतलब एक एग्रीमेंट किया है, मतलब लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया गया है, कोई जो भी व्यक्ति को, है ना, उसको पार्टनर बोलेंगे अपन। एग्रीमेंट कौन सा वाला एग्रीमेंट? ये पार्टनर वाला एग्रीमेंट है। आप कोई भी एग्रीमेंट, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ने एक कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया कि भाई तुम हमको गुड्स बेचना, वो एग्रीमेंट अलग है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स का एग्रीमेंट है। मैं ये एग्रीमेंट कौन सा बोल रहा है? जिसके साथ में पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया गया है ना, जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी ना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो बनाया गया है, वो व्यक्ति को बोलेंगे अपन पार्टनर, ठीक है। लेकिन वो लैंग्वेज से ना समझ में आ रहा था। मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछने का है, क्या कंपनी चाहे तो क्या हेन मोटर्स एलएलपी का पार्टनर बन सकती है क्या? हाँ, मतलब मैंने बोला अगर हेन मोटर्स एलएलपी को पैसे चाहिए थे, अब हेन मोटर्स एलएलपी क्या किसी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास में जा सकती है कि भाई तुम हमारे अंदर इन्वेस्ट करो, हम तुम्हारे पार्टनर बना लेते हैं? ऐसा तो ना चलता, ऐसा चलता। अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो चाहती है कि मैं किसी कंपनी को बोलूं आप हमारे एलएलपी के पार्टनर बन जाओ, कैसा करना अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है, 100% अलाउड है, कोई मना नहीं है, पक्का। लेकिन आगे सर आपके इफ एंड बट्स आगे बिल्कुल आएंगे। अगर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एलएलपी के सारे रूल्स और रेगुलेशन को कंप्लाई करना, फॉलो करना। मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये शब्द बोलूंगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। पॉइंट समझा क्या? मतलब एक व्यक्ति है जिसके भाई जिम्मेदारी देते भाई तू नियम कानून सारे के सारे एलएलपी एक्ट के फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, तू तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो पार्टनर को बोला जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझो अभी क्या समझो? सपोजिंगली हमारी 3 लोगों की एलएलपी है, हर एलएलपी को एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने पड़ते हैं, हर एलएलपी को 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करने पड़ते हैं, कंपलसरी रहता है, सिंपल। अब बोल रहे जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रहते हैं ना, तो वो जो कंपनी को अपन पार्टनर बनाएंगे ना, तो वो कंपनी वैसी रहनी चाहिए, मतलब जो कंपनी के, या तो कंपनी खुद भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो कैसे क्या इंश्योर करेंगे कि सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन एलएलपी के फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे? वो केस के अंदर जो कंपनी जो हमारी पार्टनर बन रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई एक पर्सन को नॉमिनेट करे, एक नॉमिनी बनाए, वो जिम्मेदारी लेगा कि एलएलपी के सारे रूल्स फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, वो चेक कर पाए। बोलने का मतलब सिंपल है, एक एलएलपी अगर चाहे एक कंपनी को भी अपना पार्टनर बना सकती है,
लेकिन एक एलएलपी को मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रखते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या रहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर एक इंडिविजुअल रहेंगे। अगर कोई कंपनी के अंदर टोटल 3 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर में से एक ही नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, दूसरी 2 कंपनी है, तो अपने को 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए और नॉर्मल पर्सन चाहिए। तो एक तो ये इंडिविजुअल तो हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा। ये दूसरा जो कंपनी रहेंगी ना, जो दूसरे दो कंपनी है, ये 2 कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों में से कोई एक व्यक्ति को, वो मतलब दोनों में से कोई अपने ही कंपनी के एक व्यक्ति को एज ए नॉमिनी अपॉइंट करे, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सारे के सारे नियम और कानून का फॉलो करने का। समझा ना? समझना, इसमें दिक्कत नहीं है। मैंने आयुष को साथ में बैठाया इसके लिए, ठीक है, हिम्मत मिलती है बेटा। पार्टनर्स किसको बोलते हैं? अब अपन पार्टनर्स अपनी भाषा में किसको बोलेंगे? पहला, इट मीन्स एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। देखो वापस बॉडी कॉर्पोरेट आया। अभी आप मेरे को एक काम करो, शगुन के लिए मेरे को बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं अपन आयुष को पूछने की कोशिश करते हैं। आयुष, बॉडी कॉर्पोरेट किसको किसको बोलते हैं जल्दी? हाँ, बाद में कंपनीज एक्ट, बाद में एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड जो इंडिया के बाहर की है। हिंदी में बोला चलेगा, अपने लोग है सब। कंपनी, ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर की है। अच्छा, आयुष का बोलना क्या है? बोले सर एलएलपी मतलब पहली बात तो जो कंपनी है, आयुष ने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ वैसा, कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 3 के अंदर रजिस्टर्ड है, वो कंपनी को भी बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे पहली बात, और उसके साथ में इंक्लूड करेंगे। कोई एलएलपी जो इंडिया के एक्ट, ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। दूसरा, कोई एलएलपी फॉरेन में रजिस्टर्ड है, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। कोई कंपनी जो कि यूएस में रजिस्टर्ड है, मतलब इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, सिर्फ यूएस में नहीं है, कोई भी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, तो उसको अपन बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे क्या? यस। लेकिन उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? कॉर्पोरेशन सोल को इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको? केंद्र सरकार ने बोल दिया बॉस इसको आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलना, तो अपन उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे क्या? नहीं। तो अभी क्या बोल रहा है? पार्टनर मीन्स एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट विच में बी ए पार्टनर इन एन एलएलपी, जो भी जिसका हमने एग्रीमेंट करे हुआ है। However, an individual shall not be capable of becoming a partner of LLP। वैसे तो बोले कोई भी व्यक्ति जो कि हमारे LLP का इंडिविजुअल है, वो हमारे पार्टनर है, सॉरी, जो भी एक व्यक्ति है जो हमारे LLP के अंदर पार्टनर बना है, वो इंडिविजुअल हमारे कंपनी, कोई भी पर्सन हमारे LLP का, यार मैं क्या बोल रहा, कोई भी इंडिविजुअल है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, वो हमारे LLP का पार्टनर बन सकता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कोई एक आधा बंदा होगा, कोई इंडिविजुअल होगा, हमारे एलएलपी का पार्टनर बन गया, आदमी इतना खुश हो गया, पागल हो गया खुशी के मारे। क्या ऐसे वाले व्यक्ति को हम हमारा पार्टनर बनने देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब बोलेंगे, मतलब अगर एक आधा आदमी पीयूष गुप्ता हो गया, नहीं सर मैं पागल थोड़ी ना बोलेंगे, ऐसा एग्जाम्पल मस्ती ले रहा मैं, बच्चों को याद में रहता है कि अगर एक आधा आदमी हमारा बंदा था, वो हमारा पार्टनर बन गया, पार्टनर बनने के बाद में पागल हो गया, तो उसको अधिकार नहीं हमारे पार्टनर को कंटिन्यू करने का। पॉइंट समझा? यस। तो एक आधा आदमी फुकड़म हो गया, मतलब भिखारी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तू नहीं इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, आयुष बोलता मैं इंसॉल्वेंट हो गया, वैसे नहीं, अगर कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो गया, क्या वो व्यक्ति को हम हमारी पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर हम पार्टनर बनने देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं बनने, उसको छोड़ देना पड़ेगा, समझ पड़ेंगे। बोले हावेवर का मतलब क्या? इफ, मतलब बट हावेवर मतलब बट रहता है, बट एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ एन एलएलपी इफ, कब? अगर उसको पाया गया है, फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन एंड दैट फाइंडिंग इज इन फोर्स। हर एक शब्द ना 2-2 किलो वजन का है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या बोल रहा है? हु हैज बीन फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। पहली बात, एक आदमी पागल था लेकिन किसी को ध्यान में नहीं आया, मतलब आता था चुपचाप काम करता था, उसको जो बोलते थे वो करता था, घर पे आके धमा चौकड़ी करता था, मतलब ऐसे तो किसने फाउंड ही नहीं किया। फाउंड किसने करना होगा? आपने, मैंने नहीं, कोर्ट ने बोलना चाहिए कि हाँ यार ये आदमी पागल है, मतलब नहीं तो क्या पहले पूरी दुनिया पीयूष का पागल बोलती, लेकिन पीयूष पागल है क्या? नहीं। कोर्ट ने जिस दिन रूल दे दिया कि भैया पीयूष गुप्ता पागल है, कौन से? जो हमारे जुरिडिक्शन में आता, हमारे जुरिडिक्शनल कोर्ट ने बोलना चाहिए हाँ भाई पीयूष गुप्ता पागल है तो पीयूष गुप्ता पागल है, ठीक है, ऐसा पीयूष गुप्ता के नहीं बोलेंगे। कोई भी व्यक्ति को अगर कोर्ट ने डिफाइन करवा कि हाँ भाई ये पागल है, और आज की तारीख में उसकी वो बताई हुई बात वो इन फोर्स है, मतलब पीयूष गुप्ता, मतलब एक आधे व्यक्ति को 1956 में पागल बोला था, लेकिन वो 2 साल के बाद में ठीक हो गया था, आज एकदम नॉर्मल है, हंसता खेलता है। तो क्या वो व्यक्ति को बाद में फिर कोर्ट ने दे दिया नहीं कनकन टप्पू, हमारा जो पहले डिसीजन देते उसको वापस लेते हैं, तो आज की तारीख में वो नॉर्मल है तो ठीक है, आज की तारीख में नॉर्मल है, आज वो हमारा पार्टनर बन सकता है। मतलब देखो हर एक चीज कितना इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? कोई भी व्यक्ति को जो कि कोई इंडिविजुअल होगा या कोई बॉडी कॉर्पोरेट होगा, वो हमारा पार्टनर बन सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को कोर्ट ने, जिसका जुरिडिक्शन में आता है वो कोर्ट, मतलब अपने खामगांव का अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, अपने जुरिडिक्शन में आते,
उन्होंने डिफाइन करा, उसने बताया हुआ है कि हाँ भाई ये व्यक्ति पागल है, और उसकी जो आदेश दिया था वो आदेश आज भी अमल हो रहा है, तो वो व्यक्ति को हम पार्टनर नहीं बनने देंगे। वो 1956 में पागल था, बाद में जाके ठीक हो गया, कोर्ट ने बाद में बोल दिया नहीं नहीं भाई आदमी अच्छा है, कोई पागल वागल नहीं है, हमारे से थोड़ी गलती हो गई थी, अभी आदमी ठीक हो गया, या तो हमने वो टाइम पे जब बोले थे वो टाइम पे पागल था, अभी अच्छा हो गया, ठीक है। तो वो केस के अंदर उसको पागल नहीं माना जाएगा, वो हमारा बंदा पार्टनर बन सकता है। दूसरा, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। देखो एक रहता है इंस्टॉलमेंट, तो एक रहता है अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। मतलब एक कोर्ट ने डिसाइड करवाया कि भाई ये व्यक्ति इंस्टॉलमेंट हो गया, इसकी प्रोसीडिंग चल रही है, आज वो पूरा का पूरा उसकी प्रॉपर्टीज को मार्केट में बेचा नहीं गया है, अभी भी प्रोसीडिंग सब कुछ चल रही है, आज की तारीख में उसको अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट मानेंगे। मतलब आज के भी पैसे है थोड़े बहुत, ऐसा मान रहे हैं हम, उसको इंस्टॉलमेंट थोड़ा बहुत घोषित करवाया, लेकिन इसकी प्रोसीडिंग अभी भी चल रही है, केस अभी भी चल रहा है, तो इसको ये व्यक्ति को नाम दिया गया है अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। आप ये शब्द को प्यार कर लो, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या, ये व्यक्ति को मतलब इसकी प्रोसीडिंग चालू हो गई है, वो लिक्विडेशन की, इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस चालू हो गई है, उन्हीं का अपन हाथ ऊपर कर देते हैं, अपन क्या बोलते हैं उसको, दिवालिया घोषित करने, दिवालिया घोषित कर दिया है, तो ये दिवालिया घोषित कर दिया है, सब कुछ प्रोसीडिंग क्या है, आज बोल दिया ना इमीडिएटली हो जाता क्या, नहीं, उसको इट टेक्स टाइम, उसके असेट्स को ताबे में लेते हैं, लाइबिलिटीज को बोलते हैं भाई किसको भी, किसने भी इसको लाइबिलिटी दी होंगी, किसने भी इसको लोन दिया होगा, अपना नाम बताओ, फिर उसको नेट ऑफ करते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके बाद में उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज मतलब हाँ भाई आज के बाद में कोई जिसको कानूनी हाथ में लगा नहीं सकता, आज की तारीख में वो एकदम दिवालिया घोषित हो चुका है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसकी प्रोसीडिंग, उसको तब तक का टाइम को बोलते हैं अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। तो क्या कोई व्यक्ति जो कि अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है, क्या उसको हम हमारा पार्टनर बनेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। डिस्चार्ज होने के बाद में हाँ फिर आप बनाना चाहो तो बना लो, उसके बाद में होंगे यार ठीक है पैसे नहीं, लेकिन उसके बाद में माइंड तो है, आज उसको पार्टनर बनाना चाहो तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। और क्या ये क्या बोल रहा है, अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। और एक आएगा, एक व्यक्ति जिसने अप्लाई किया है इंस्टॉलमेंट करने के लिए, लेकिन आज एप्लीकेशन पेंडिंग है, मतलब कोर्ट ने एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं करी, अभी अभी मतलब एप्लीकेशन आप कोर्ट के पास में सब कुछ चल रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया है कुछ, ठीक है, एप्लीकेशन पेंडिंग है और वो चल रही है, तो वो क्या है, ही हैज मेड एन एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन इज स्टिल अंडर प्रोसेस, ठीक है। पक्का पक्का क्या इस तीन लोगों को अपन पार्टनर बनाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अब एक बार देखो पूरे के पूरे पॉइंट को, आई थिंक इसके बाद में एक पॉइंट और भी है शायद, है कि बेटा तीन ही है क्या? ठीक है, वो उधर था फिर, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ तीन ही पॉइंट है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट हमारा बन सकता है, हमारा एलएलपी के अंदर वो बन सकता है, क्या बोलते हैं उसको अपन, पार्टनर बन सकता है। मेरी क्वेरी है, पूछू क्या बोलो ना, हाँ पूछो सर। एक फॉरेन का एलएलपी है, एक फॉरेन की एलएलपी है, उसको हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बनेगा, को बन सकते क्या? क्यों नहीं बन सकते? कौन नहीं आती? अपन पहले तो बोले बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन क्या थी, कोई भी एलएलपी जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, तो अगर इंडिया के बाहर भी रजिस्टर्ड होंगी, वो हमारा एलएलपी का वो बनना चाहता है तो बन सकता, कोई टेंशन नहीं, पक्का कर सकते ना। इसलिए वो इंपॉर्टेंट था बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, अब समझ में आ रहा हूँ क्यों डेफिनेशन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको स्टार्टिंग में ले लिया, आपको अच्छे तरीके से क्लियर कट समझ में आ जाएगा, पक्का। लेकिन तीन लोग नहीं आएगा, पत्थर फेंकने वाला, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, किसने डिक्लेयर करना? कोर्ट ने डिक्लेयर करने को ना, उसके ज्यूरिडिक्शन वाले, और जिसकी फाइंडिंग आज भी इनफोर्स है, फाइंडिंग इनफोर्स मतलब उसका रूल आज भी एप्लीकेबल है। दूसरा, अ पर्सन इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और तीसरा, अ पर्सन हु हैज मेड एन एप्लीकेशन एज फॉर इंसॉल्वेंट एंड द एप्लीकेशन इज पेंडिंग, आज की तारीख में एप्लीकेशन पेंडिंग है, पक्का। यस, समझे ना आपको? यस, एक बार देख लो आप मेरे पीछे चल रहा। आयुष मजा आ रहा है ना बेटा? बहुत मजा आ रहा है। चलो मैं आगे। यस सर, 1.5 घंटा हो गया, अरे कुछ नहीं, टाइम देखने नहीं है, मैं पूरा बहुत टॉपिक पढ़ाऊंगा, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, आप तो सब खा पी के बैठे, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। आयुष आपको क्या लगता है कितने मिनिमम लोग होना चाहिए हमारे को पार्टनरशिप फर्म चलाने के लिए, लिमिटेड लायबिलिटी के लिए? 2 या 2 से ज्यादा कि 2? बेटा मिनिमम पूछ रहा ना मैं आपको, 2 से ज्यादा किसे? मिनिमम 2। आयुष बोलता है कि अगर आपको एलएलपी बनाने की है तो मिनिमम 2 लोग तो लगेंगे, बिकॉज मैं अकेला अपने आप का पार्टनर बन सकता क्या? मैं अपने आप के साथ में हाथ मिलाता, ऐसे कर सकते क्या? बोले चले ऐसे नहीं कर सकते बेटा अपन, मिनिमम 2 लोग तो लगेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा लोग कितने? अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स को अपन ऐड कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने थे बेटा? 200 थे। कुछ ही बोलता है आयुष, बोले पार्टनरशिप के अंदर 200 थे। बेटा आपके एसपी में मार्क कितने थे? 89 मार्क थे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कोई याद नहीं है सर, अपने को टेंशन नहीं है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर उनका रेगुलर बिजनेस होगा तो उसका 50 थी, बैंकिंग बिजनेस की 30 थी, ठीक है। मेरे को कैसे क्या याद है, मैं अभी पढ़ा रहा ना इनको, नहीं सर मेरे को वैसे भी याद है, लेकिन है एक्चुअली आपको 50 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट है, पक्का।
एलएलपी के अंदर कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट है क्या? नहीं नहीं कोई। सर एक क्वेरी है हमारी, पूछो ना। हमारे दो पार्टनर थे, कितने? दो पार्टनर थे। दो में से एक पार्टनर टपक गया, टपक गया मतलब भगवान को प्यारा हो गया। आज अकेला आदमी वो पार्टनरशिप हम चला रहे हैं, तो हमारी पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चला रहे हैं, तो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बंद करना पड़ेगा क्या? है मतलब आपको क्वेश्चन समझा क्या मेरा? क्या बोल रहा है? पहले दो पार्टनर थे, एक आदमी मर गया, अब अकेला आदमी हमारे बिजनेस को चला रहा है, क्या अभी वो पार्टनरशिप फर्म को वहां पे बंद करना चाहिए क्या? क्या करना चाहिए? हमारे पास में करोड़ों का टर्नओवर है, अब एक आदमी जाने की वजह से हमारे को पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा? आपका क्या मानना है इसके ऊपर? क्या करना पड़ेगा? बंद, दूसरा पार्टनर हायर करना पड़ेगा। लेकिन तब तक क्या रहेगा? आज तक तो दो पार्टनर थे। एक्चुअली क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक अलाउ करती है पार्टनर्स को, अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कभी भी ऐसा इंसिडेंस हो गया कि दो के नीचे पार्टनर्स आ गए, दो के नीचे आ गया मतलब एक ही रहेगा ना, जीरो तो होगा नहीं, मिनिमम एक तो पार्टनर रहेंगे। अगर ऐसा आ गया तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंस के अंदर हर एलएलपी के पास में एक पावर है कि वो 6 महीने तक ट्राई करे कि एक से ज्यादा पार्टनर हो जाए। एक से ज्यादा अगर पार्टनर नहीं हुए, 6 महीने के बाद में जो भी ड्यूटीज ऑब्लिगेशन जो भी रहेंगे वो अकेले के ऊपर आ जाएंगे। समझा क्या बोलने का मतलब क्या है? जब तक वो दो पार्टनर के नीचे नंबर आ गया, मतलब एक पार्टनर अगर एलएलपी चला रहा है और वो 6 महीने से ज्यादा क्रॉस हो गया, 6 महीने के बाद में जो भी कुछ भी होगा एलएलपी के साथ तो अकेले आदमी को खुद के ऊपर लेना पड़ेगा। पॉइंट समझा क्या? अपन पढ़ेंगे क्या बोल रहे हैं। Every LLP shall have at least 2 partners. दूसरा, if at any time the number of partners of LLP is reduced below 2, that is single partner, and the business of LLP is knowingly carried on by that single partner. बोले अगर दो के नीचे आ गया और वो सिंगल पार्टनर नोइंगली वो पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहा है फॉर मोर देन 6 मंथ, एग्जैक्ट 6 महीने हो गए तो कोई टेंशन नहीं, 6 महीना एक दिन हो गया तो टेंशन है, with such reduced number of partner, वो कम number of partner, then the partner who solely carries the business after those 6 months shall be liable personally for the obligation of the LLP incurred by during the in that period। मतलब उसके बाद में क्या होगा, 6 महीना एक दिन के बाद में अब एलएलपी को कुछ भी हुआ ना तो एलएलपी के ऊपर नहीं आएंगे, वो पार्टनर के ऊपर खुद के ऊपर आएंगे। मतलब भलाई किसके अंदर, समझदारी किसके अंदर है? जैसे वो पार्टनर टपक गया ना, तुम्हारे को 6 महीने दे रही ना, तो उसको ऐसा टाइम पास करके मत उड़ा दो, उसको अच्छे तरीके से नोटिस करो। क्या नोटिस करो? कि बस कोई और बंदे को पार्टनर लेके आ जाओ, नहीं तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑब्लिगेशन खुद के ऊपर आ जाएगा। आपको समझा क्या? समझा आपको क्या है? मतलब फिर तो ऐसे हो गया ना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं चल रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, लेकिन एडवांटेज भी ले रहा है लिमिटेड लायबिलिटी का। इस वजह से उन्होंने क्या करे, रोक दिए वहां पे। पॉइंट समझा क्या बच्चा? एकदम क्लियर, मस्त था, मस्त। ये पॉइंट अच्छा था ना इसके अंदर, हाँ बहुत अच्छा था। चलो क्या आगे, मैक्सिमम का सर कहीं बोले नहीं, मैक्सिमम अनलिमिटेड है, भरोसा करो मेरे ऊपर। डेजिग्नेटेड पार्टनर, हाँ जिसका मुझे था इंतजार, अभी आया वो पॉइंट। डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको बोलते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस एनी पार्टनर मेंशन एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब ऐसा कोई पार्टनर जिसको सेक्शन 7 में बताया गया, ये डेफिनेशन है। अब मेरे को बताओ इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं, वो आपने बताया था ना जिसके ऊपर कानूनी कुछ, वो मैंने बताया था आपको। इससे डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा? मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड मतलब मेंशन एज सच परसुएंट टू, मतलब एज पर सेक्शन, ये परसुएंट को हटाओ इसको, गंदा गंदा शब्द, ठीक। एज पर सेक्शन 7, डेजिग्नेटेड पार्टनर मींस अ पार्टनर एज मेंशन और एज डेजिग्नेटेड एज पर सेक्शन 7। पक्का पक्का एक बार देखो इससे क्या समझा? कुछ भी नहीं समझा। आपको समझेगा कब? जब सेक्शन 7 पढ़ेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या पढ़ेंगे। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 designated partner who are individuals and at least one of them shall be resident in India। मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया नहीं, रेसिडेंट इन इंडिया। क्या बोल रहा है? बोले हर एलएलपी के पास में मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मिनिमम 2। कोई कंपनी है, सॉरी कोई एलएलपी है, एलएलपी को लगता है हमारे सारे के सारे पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर, रख सकते कोई टेंशन नहीं। बोले एटलीस्ट 2 पार्टनर तो होना चाहिए, है ना? एटलीस्ट 2 पार्टनर हु आर इंडिविजुअल्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलएलपी के पास में कितने भी पार्टनर रह सकते हैं, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रहना चाहिए, राइट? डेजिग्नेटेड पार्टनर का अभी और आगे बताएंगे वो, लेकिन हर एलएलपी का सेक्शन 7 बोलता है कि हर एलएलपी के पास में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो रहना चाहिए, उसमें से भी एटलीस्ट एक तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहना चाहिए। अब रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? एलएलपी के हिसाब से कोई भी व्यक्ति 182 दिन से ज्यादा इंडिया के अंदर रह रहा होगा तो उसको रेसिडेंट इंडिया मान लिया जाएगा। आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर के बाद में। इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, if in LLP all the partners are body corporate or
in which one or more partners are individuals and the body corporate, at least two individuals who are the partners of such LLP or the nominee of such body corporate shall act as designated partner। वही कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा पांचट सा बोल रहा है, बोले हर LLP के अंदर कोई अगर LLP है जिसके अंदर सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर कोई LLP है जिसके अंदर सारे के सारे पार्टनर्स अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो पर्टिकुलर LLP को एटलीस्ट दो लोग तो भी ऐसे लगेंगे, जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जैसे रहेंगे। दो लोग कहां से लाएंगे? अगर सपोजिंगली सारे के सारी कंपनी है हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर सारी के सारी कंपनी है, तो वो केस के अंदर वो कंपनी को अपना कोई ना कोई नॉमिनी भेजना पड़ेगा जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के जैसे एक्ट करेगा। या फिर सपोजिंगली कोई LLP है जिसके अंदर इंडिविजुअल भी है और कंपनी भी है, तो इंडिविजुअल तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा बिकॉज वो नेचुरल पर्सन है। कंपनी को अपने बिहाफ पे कोई एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर के जैसे एक्ट करेगा। पक्का पक्का, राइट। Resident in India means a person who stayed in India for a period of not less than 182 days। Who stayed in India for not less than 182 days मतलब मिनिमम 182 दिन से ज्यादा ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर, मतलब एक साल पहले, इमीडिएटली पिछले साल में देख लेंगे अपन तो उसका 182 दिन से ज्यादा है या नहीं। पक्का पक्का, माइंड में घुसा क्या? नहीं घुसा कि घुसा? राइट। पक्का पक्का, देखा क्या आपने? हो गया? हुआ क्या? ए भाई हुआ क्या? समझे आपको? डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब जिसको डेजिग्नेटेड पार्टनर का स्टेटस मिला एज पर सेक्शन 7। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको बोला? बोले हर LLP के पास में एटलीस्ट दो डेजिग्नेटेड पार्टनर रहने चाहिए, जो कि जिसमें से एक आदमी ऐसा रहना चाहिए कि इंडिया में रह रहा है। आखिरी में पॉइंट में बोला अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जिसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी है और पार्टनरशिप फर्म भी है, सॉरी इंडिविजुअल भी है, तो उसके अंदर इंडिविजुअल तो डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट हो जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट को अपनी नॉमिनी भेजना पड़ेंगे। रेसिडेंट इंडिया का मतलब क्या? जो बंदा 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा इंडिया के अंदर रह रहा है प्रीसीडिंग ईयर के अंदर, तो उसको अपन उसको अंदर रेसिडेंट इंडिया मानेंगे। ठीक है, पक्का? चलूँ क्या मैं आगे? यस। चलूँ क्या आगे? यस। नहीं ना, आओ। नहीं ना, मैं लेक्चर के यहाँ पे एंड करो। फीचर्स मेरे को पढ़ाने के थे, लेकिन एक्चुअली फीचर्स के बहुत सारे पॉइंट है। अब इसकी मेमोरी टेक्निक को ध्यान करो। IBM ने क्लैप्स करके LLP में कन्वर्ट किया। बोलो एक बार, IBM ने क्लैप्स करके LLP में कन्वर्ट किया। क्या बोलो रे? IBM ने क्लैप्स करके LLP में कन्वर्ट किया। ये क्या है? ये मेमोरी टेक्निक है, आपको पूरे के पूरे फीचर्स याद हो जाएंगे, गारंटीड है ना। ये पीयूष गुप्ता की मेहरबानी है, पीयूष ने बनाई थी ये क्लैप्स का। वो कंपनीज के फीचर्स याद है क्या आपको? कंपनी का कॉमन सील, L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, S फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ये पॉइंट याद है क्या? क्लैप्स याद है ना बेटा, अपन उधर देखे थे ना यार, वहाँ पे लैप्स बोलते थे अपन, यहाँ पे क्लैप्स बोल रहे हैं अपन, बात समझिए। ठीक है, बिकॉज उधर कॉमन सील नहीं था, वहाँ पे लैप्स आता था। ठीक है, एक बार बोलते क्या अपन ने? IBM ने क्लैप्स करके LLP में कन्वर्ट किया। IBM ने क्लैप्स करके LLP में कन्वर्ट किया, राइट। ये सर फिर नीचे का क्या है? इसको अपन प्रोसेस वाइज ऐड करेंगे। I फॉर इन्वेस्टिगेशन, B फॉर LLP इज द बॉडी कॉर्पोरेट का वर्ड आया। एक बार बोलो मेरे से, I फॉर इन्वेस्टिगेशन, B फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, M फॉर म्यूचुअल एजेंसीज। बोलो मेरे साथ में बोलो। IBM ने क्लैप करके LLP में कन्वर्ट किया। I फॉर इन्वेस्टिगेशन, B फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसा बोलना। M फॉर म्यूचुअल एजेंसी, क्लैप्स फॉर कॉमन सील, L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, S फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बराबर, ये क्या है? LLP में कन्वर्ट किया, ये कन्वर्जन इन LLP के अंदर आया। आपका इतना पॉइंट हो गया होगा ऐसा मुझे लगता है। मैं नेक्स्ट टाइम पहले ये आपके पूरे के पूरे पॉइंट्स को लर्न कराऊंगा, उसके अंदर अपन फीचर्स देखेंगे। पक्का? मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, इसके बाद में मैंने क्या सोचा था, आपको ये पूरे के पूरे पॉइंट में बता दूंगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अपना ये लेक्चर्स को मैं 1.5 घंटे पे शिफ्ट कर रहा हूँ, 1.5 घंटे पे रुका रहा हूँ, बिकॉज वो अपलोडिंग के अंदर ना बहुत ज्यादा साइज हो जाती है, फिर वो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो होता है ना, तो फिर वो अपलोड होने में उतना ज्यादा टाइम लेता है। मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, कौन सी बड़ी बात है? आपको है कि कुछ काम धंधे के? नहीं सर, बहुत टाइम है अपने पास में। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सेशन को एंड कर रहा हूँ, लेकिन अपने क्या क्या देख लिया एकदम फास्ट में एक बार रिकॉल कर लेते अपन। क्या क्या देख लेते अपन ने? सर क्या क्या देख कर रहे हैं आप? ये पूरा बैक साइड में जा रहे हैं ना अपन। पहली बात अपन ने देखे थे LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इसके अंदर 3 तारीख अपन ने देखे थे, अगर आपको ध्यान में होगा तो। कौन सी तारीखा देखे थे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर? पहला था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बताया था। कौन सी तारीख को बताया था? 9 जनवरी 2007 के अंदर उन्होंने बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। उसके बाद में अपन ने देखा था 12 दिसंबर को पार्लियामेंट के अंदर उसको बिल पास किया। प्रेसिडेंट ने असेंट कब दे दिया था? 7 जनवरी 2008 को। ठीक है, ये डेट्स लर्न हो जाएंगे आपको। दूसरा
ये सब उसने बाद में तारिका डबल से बताया था। ये एक्ट क्यों बनाया गया? पहला इंटेंशन एकदम सिंपल सा, हमारा ऑब्जेक्टिव था। क्या ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? क्या ऑब्जेक्टिव था बेटा आपका? मैं 2 मिनट रुकूंगा, मैं इसको ये सब ये गंदा गंदा जो करे हुआ है ना, इसको मैं हटा डालता, और बस एक बार को बोल लेता हूँ। एलएलपी एक्ट, हाँ एलएलपी एक्ट क्यों बनाया गया था अपन ने? पहली बार एलएलपी एक्ट क्यों बना था? कोई भी बंदे को अगर एलएलपी बनाने की है तो उसका फॉर्मेशन किसके अंदर होगा? एलएलपी एक्ट के अंदर। फॉर्म होने के बाद में क्या उसको रेगुलेट करना पड़ेगा? यस, उसके रिलेटेड इंसिडेंटल मैटर और कनेक्टेड मैटर्स को भी प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए अपन ने एलएलपी एक्ट बनाया। 3 कारण थे। उसके बाद में अपन ने देखा था, क्या देखा था? टोटल एलएलपी एक्ट को कितने सेक्शंस के अंदर बनाया हुआ है? 81। टोटल शेड्यूल्स कितने? 4। पहला शेड्यूल किसके बारे में बताता है? राइट्स एंड ड्यूटीज किसके? पार्टनर्स के, और राइट्स और ड्यूटीज पार्टनर्स और एलएलपी के, है ना, ये देखे थे अपन ने। दूसरा शेड्यूल, अगर कोई व्यक्ति को पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करने का है, किसके अंदर बेटा? किसके अंदर? एलएलपी के अंदर। क्या कन्वर्ट कर सकता है? इसके क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? शेड्यूल 2 को फॉलो करना पड़ेगा। शेड्यूल 3 के अंदर क्या होगा? कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, अगर उसको एलएलपी के अंदर कन्वर्ट करने का है तो उसको ये शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होंगी और उसको कन्वर्ट करने का है तो उसको शेड्यूल 4 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 4। एक बार बोलते क्या मेरे साथ में? आपने पहला वाला पॉइंट बोला, सेकंड वाला पॉइंट क्या बोला? फर्म टू एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू एलएलपी 3। फोर्थ पॉइंट था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी 4। पक्का पक्का राइट। देखो दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दूसरा पॉइंट एमसीए और आरओसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी दिया किस चीज के लिए? प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने को, एलएलपी एक्ट को। दूसरा, गवर्नमेंट के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? केंद्र गवर्नमेंट कौन थी बेटा? राज्य सरकार की। केंद्र सरकार के पास में पावर है रूल्स बनाना और उसको टाइम टू टाइम अमेंड करना, टाइम टू टाइम अमेंड करने के बाद में ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश करना। समझा? ठीक है, मस्त सर। चलो आगे। क्या पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है क्या? ना पापा ना। दूसरा, क्या जरूरत है? ये आपका फेवरेट वाला क्वेश्चन, ये क्या है? ये आप कर लेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, इतना तो भी करो यार, मेरे लिए करो। दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग? वो अरे यार वो एक सिंपल सा चीज बता रहा, बोले इनको कॉर्पोरेट का एक अलग से, मतलब कंपनीज का एक अल्टरनेटिव देना था, जिसके अंदर अपने को 2-3 चीजें देनी थी। पहली चीज क्या देनी थी? इनको फ्लेक्सिबिलिटी देनी थी अंदर के एग्रीमेंट खुद के बनाने के लिए। दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी देना था और कंप्लेंस कॉस्ट को कम करना था। ये देखे थे क्या अपन ने? दूसरा, ये क्या कानून के नजरों में सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है क्या? यस। ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड किसका है? पार्टनरशिप का और कंपनीज का। देखे थे क्या अपन ने? यस। डेफिनेशन अपन ने देखी थी। पहला, बॉडी कॉर्पोरेट किसको किसको बोलते हैं? मैंने 2 बार बोल दिया, अभी मैं इसको स्किप करता हूँ। क्या क्या बोलो क्या? अच्छा बोलो ना सर, एक बार तो बोलो। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या बेटा? तू कंपनी नहीं बोलता यार, कंपनी बोला कर बेटे। कंपनी मतलब एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी जो सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बताया हुआ है। उसके साथ में कौन सा आएगा बच्चा? उसके साथ में आएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर और इनकॉर्पोरेटेड अंडर आउटसाइड इंडिया। दूसरा, कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन सोल। थर्ड, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स। और दूसरा, कोई केंद्र सरकार को लगा कि भाई इसको कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट मत बोलो तो उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन क्या केंद्र सरकार ऐसा बोल सकता है क्या भाई कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट मत बोलो? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। क्या एलएलपी को बोल सकता है क्या एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट? अरे क्या बोल रहा है केंद्र सरकार, ऐसा मत करो यार। दूसरा, बिजनेस किसको बोलते हैं? कोई भी आपका ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस या ऑक्यूपेशन करते होंगे तो आपको उसको बिजनेस बोलते हैं। एंटिटी का मतलब क्या? एंटिटी मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कोई फर्म या कोई फर्म। कौन से सेक्शन के लिए? सेक्शन कौन था? 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 और हाँ ऑफ पार्टनरशिप एक्ट नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन के अंतर। ये सेक्शन किसके बोला मैंने? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बोला। ठीक है, सिर्फ ये सेक्शंस के लिए फर्म को भी बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाए, एंटिटी बोला जाएगा। पक्का पक्का अपन समझा क्या? हाँ। फाइनेंशियल का मतलब क्या बोल रहे बेटा? 1, 4, 2 सब मैं बोलू क्या बेटा? फीस भी तो आप ले रहे सर, ठीक है, आप फीस पे मत आ जाया करो बार बार। अगर कोई 1 अप्रैल 2000 वो पर्टिकुलर साल का से लेकर तो 31 मार्च अगले साल का, मतलब फॉलोइंग ईयर का, तो उसको क्या बोला जाएगा? फाइनेंशियल ईयर। ये समझा ना? हाँ। लेकिन अगर कोई बीच में बेटा, कौन सा बीच को दे दो? एलएलपी। अगर कोई 30 सितंबर के बाद में, मतलब 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर के बाद में अगर कोई एलएलपी बन रहा होगा तो उसका फाइनेंशियल कहां से चालू होगा? मतलब चालू तो जिस दिन से फॉलो हुआ उस दिन से हो जाएगा, लेकिन खत्म किस दिन होगा? 31 मार्च अगले के अगले वाला। हाँ समझे सर। चलो आगे। दूसरा, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या? फॉरेन एलएलपी मतलब कंपनी विच इज फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कि रजिस्टर्ड बाहर होगा लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर होना चाहिए। मैंने दुबई वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, समझा ना सर? समझा ना? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? जो कि रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट, ठीक है ना? सब कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किसको बोलते हैं? जो भी एक एग्रीमेंट रिटर्न होगा किसके किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। दूसरा, एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में, है ना? आपको समझा ना? यस।
दूसरा पार्टनर किसको बोलेंगे इसके हिसाब से, इधर मीनिंग वाला नहीं है हाँ? मतलब वो इंडिविजुअल को बोलते हैं उसका नहीं है, इधर क्या बोल रहा बोले जिसके साथ में हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया होगा वो व्यक्ति को बोलेंगे पार्टनर, ठीक है। और फिर पीछे जाके उसने बोला नॉट एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को डबल से बोला था उसने, है ना, राइट राइट राइट। पार्टनर किसको बोलते हैं, पार्टनर मतलब कोई इंडिविजुअल या तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट, उसको अपन पार्टनर बोलेंगे। लेकिन अपन किसको नहीं बोलेंगे, कोई एक पर्सन जो पत्थर फेंकता ऐसे नहीं बोलना, अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। और लास्टली कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या who has made an application for declaration of as declared as insolvent and the application is pending, उसको अपन क्या बोलेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम कितने होना, मैक्सिमम कितने होना, अनलिमिटेड। लेकिन अगर कभी 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 अगर पार्टनर 2 नंबर से नीचे आ गया, मतलब एक ही पार्टनर अगर बिजनेस को कर रहा है और उसका टाइम पीरियड 6 महीने से ज्यादा हो रहा है तो, और फिर भी वो किसी और पार्टनर को ऐड नहीं कर रहा है, तो वो केस के अंदर राइट्स और ड्यूटीज, मतलब वो पूरे के पूरे एलएलपी की नहीं मानेंगे, उसके पर्सनल ऑब्लिगेशन आ जाएंगी। राइट। डेजिग्नेटेड पार्टनर किसको बोलते हैं एज पर सेक्शन 7, मतलब जिसको भी सेक्शन 7 के अंदर ऐसा डेजिग्नेटेड पार्टनर का दर्जा दिया है उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलेंगे। हर पार्टनर, हर एलएलपी को एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होना ही चाहिए। ऐसा जरूरी है कि दोनों इंडिविजुअली होना, नहीं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं बोला हाँ कि दोनों इंडिविजुअली होना, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं बोला मैंने ऐसा। मैंने बोला एटलीस्ट 2 पार्टनर रहना चाहिए। अब मेरे को बताओ कोई एलएलपी है जिसके अंदर सारे के सारे पार्टनर्स कंपनी है, तो वो केस के अंदर उनको एटलीस्ट 2 नॉमिनी अपॉइंट करने पड़ेंगे जो कि 2 एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बोल के एक्ट करेंगे। लेकिन एटलीस्ट एक व्यक्ति को रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहना चाहिए। रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको बोलेंगे बेटा, जो आदमी प्रीसीडिंग ईयर के अंदर 182 दिन या 182 दिन से ज्यादा रहता हूँ। फीचर्स, चलो करो फीचर्स। यस, क्या था वो, आईबीएम ने क्लैप्स करके एलएलपी में कन्वर्ट किया। राइट। आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट आईबीएम, एम फॉर म्यूचुअल एजेंसी, सी फॉर कॉमन सील, एल फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन, एस फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पक्का, चलो चालू करूँगा मैं, नहीं ना सर आपने क्या बोलते रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैं लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, आने वाला लेक्चर आपको कल मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, टाटा बाय बाय।